नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो डीटी में अब अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो ब्लैक मनी एक्ट का चैप्टर है। अभी ब्लैक मनी एक्ट अलग से एक एक्ट है और इसको डीटी वाले पार्ट में ही डाल रखा है इंस्टीट्यूट ने। अब ब्लैक मनी एक्ट क्या है, कौन से प्रोविजन होते हैं, ये सब अपने इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर का जो वेटेज है मैक्सिमम 4 मार्क्स तक का रहने वाला है। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। अब जो मॉड्यूल में है ये ब्लैक मनी एक्ट, ये जो इनकम टैक्स की पेनल्टीज है ना, पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन उसके साथ कवर कर रखा है और उस चैप्टर का नाम कर रखा है प्रोविजंस टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिस। ये नाम से एक चैप्टर बना रखा है और उसी में ब्लैक मनी एक्ट डाल रखा है और इसके अलावा इनकम टैक्स की जो पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट है वो भी डाल रखा है। बाकी ये बिल्कुल अलग एक्ट है, ऐसा मत सोचना कि इनकम टैक्स का ही पार्ट है, अलग एक्ट है ये। अब ये एक्ट लाया क्यों गया, जब याद करो मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था। बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक इनकम टैक्स होता है उसमें, एक ब्लैक मनी टैक्स होता है। वैसे इक्वलाइजेशन लेवी भी एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स होता है, वो भी एक अलग ही एक्ट है, वो भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट मान सकते हैं। तो ये ब्लैक मनी एक्ट ये क्या है, ये जो है ब्लैक मनी टैक्स या ब्लैक मनी एक्ट ये डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स कैसे है, तो जो इंडिया का काला धन होता है, इंडिया का काला धन वो तो इनकम टैक्स एक्ट में ही टैक्सेबल हो जाता है। अपने पढ़ा था सेक्शन 68, फिर 69, 69A, B, C वगैरह, ये सब अपने पढ़े थे 69D तक। इंडियन अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इंडिया का काला धन तो इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। अपने इसमें देखा था 78% की टैक्स रेट लगती है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सेस, यहाँ पे अपने देख लिया था। लेकिन इंडिया के बाहर आपने काला धन छुपा रखा है, इंडिया के बाहर, तो उसके लिए लाया गया ब्लैक मनी एक्ट। अगर आपका काला धन कहाँ है, आपकी काली कमाई कहाँ छुपा रखी है आपने, काला धन कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है आपने, इंडिया के बाहर, तो उसके लिए लाया गया ब्लैक मनी एक्ट। कब लाया गया था ये, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे ना, उसके बाद वो लेके आए थे। क्यों लेके आए थे, आपको पता है 2014 से पहले उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। तब वो बोलते थे कि इंडिया के बाहर जितना भी काला धन है वो सारा का सारा मैं इंडिया में वापस लेके आऊँगा और इंडिया के डेवलपमेंट में लगाऊंगा। तब वो एक एग्जाम्पल भी देते थे, याद करो आप, बोलते थे कि इंडिया के बाहर इतना सारा काला धन है, मतलब लोगों ने इतना सारा काला पैसा छुपा रखा है कि अगर वो इंडिया में लाया जाए तो हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपीस आ जाएंगे, हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपये आ जाएंगे। और ये बात सुन के जो कांग्रेसी हैं, जिनको फ्री का चाहिए होता है कांग्रेसी, वो बोलते हैं कि मोदी जी ने बोला था 15 लाख देंगे, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि 15 लाख देंगे। वो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि इतना सारा काला धन इंडिया के बाहर है। लेकिन ये जो कांग्रेसी सोचते हैं वो उनके बाप का पैसा है, तो वो सोचते हैं कांग्रेसी कि हमको फ्री में 15 लाख रुपए मिल जाए। वो इनके किसी के बाप का पैसा नहीं है कांग्रेस का, वो पैसा है टैक्स का, गवर्नमेंट का पैसा है वो, जो गवर्नमेंट अगर लेके भी आती तो इंडिया के डेवलपमेंट में लगाती, किसी के अकाउंट में नहीं डालती, इंडिया के डेवलपमेंट में या इंडिया को डेवलप करने में, भारत को डेवलप करने में खर्च करती। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ, कुछ काला धन आया क्या, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक मोदी जी काला धन इंडिया के बाहर से लेके भी आए। अब इस एक्ट में क्या है, काफ़ी खतरनाक प्रोविजन बता रखे। खतरनाक प्रोविजन कैसे, अगर आपका इंडिया के बाहर काला धन पकड़ा जाता है, आप इंडिया के मान लो रेजिडेंट और इंडिया के बाहर आपका काला धन आपने रख रखा है, जैसे स्विस बैंक में पैसा डाल रखा है आपने, या इंडिया के बाहर मान लो फॉरेन में न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग ले रखी है आपने काली कमाई से, तो उस पर 30% तो क्या लग जाएगा, आपका टैक्स लग जाएगा। 30% तो टैक्स लग जाएगा। अब आप बोलोगे 30% टैक्स लगेगा, बढ़िया बात है, इसमें सरचार्ज सेस भी लगेगा, नहीं, यहाँ सरचार्ज सेस की बात नहीं है, ये अलग एक्ट है, ये मत सोचना ये इनकम टैक्स का पार्ट, अलग एक्ट है बिल्कुल। तो सरचार्ज सेस वगैरह भूल जाओ, 30% यहाँ टैक्स की रेट दे रखी है, 30% तो टैक्स लगेगा, प्लस 3 टाइम्स लगेगी आपके पेनल्टी, जो भी टैक्स है उसका 3 टाइम्स, मतलब एक तरीके से 90% पेनल्टी होगी। मतलब अगर 100 रुपये का आपका काला धन है तो आपको गवर्नमेंट को कितना देना है, 30 रुपये तो टैक्स देना है और 90 रुपये पेनल्टी देनी है। 120 लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। 100 रुपये का आपका काला धन पकड़ा गया, गवर्नमेंट को आपको 120 रुपये देना पड़ेगा, 30 तो टैक्स देना पड़ेगा और 3 टाइम्स पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये हो जाएगा आपके साथ। तो इतने खतरनाक प्रोविजन इसमें डाल रखे हैं। इसके अलावा जेल जाना पड़ेगा, वो अलग है, जेल भी जाना पड़ेगा। तो 100 रुपये के काले धन पे आपको 120 रुपीज़ गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। अगर 100 करोड़ का काला धन आपका इंडिया के बाहर, 100 करोड़ का, तो गवर्नमेंट को आपको देने पड़ेंगे 120 करोड़, चाहे कहीं से भी लाओ, 120 करोड़ गवर्नमेंट आपसे मांगेगी, नहीं दोगे तो जेल में सड़ना पड़ेगा आपको। ये है इसके प्रोविजन। इंडिया के बाहर अगर आपने काला धन छुपा रखा है तो ब्लैक मनी एक्ट उस पर लग जाएगा।
पहले क्या होता था, इंडिया के बाहर का जो काला धन अगर आपका पकड़ा जाए तो वो इनकम टैक्स एक्ट में ही कवर हो जाता था। अब इनकम टैक्स एक्ट में कवर हो जाता था, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में आपने देखा होगा एओ जो असेसमेंट करता है एसएससी का, एओ एसएससी का जो असेसमेंट करता है, तो एक तो 143(3) में करता है स्क्रूटनी वाला, एक 147 में भी करता है और एक 144, 143, 3 और 144, इनका टाइम तो काफ़ी कम होता है, अपन ने देखा है। 147 जो होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, उसमें भी एक टाइम लिमिट होती है। क्या होती है आपको पता है? लास्ट के मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के केस एओ ओपन कर सकता है, लास्ट के 10 ईयर्स के केस। मान लो 30 साल पहले का काला धन पड़ा हुआ आपका यूएस में, या 40 साल पहले आपने स्विस बैंक में पैसा जमा करवाया था, उसका क्या? वो तो इनकम टैक्स में ओपन ही नहीं हो सकता केस। पुराने केस तो इनकम टैक्स में ओपन ही नहीं हो सकते, क्योंकि इनकम टैक्स में मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? 10 ईयर्स की, लास्ट के 10 ईयर्स की। उसमें भी वो कंडीशन है, आपने देखे थे ना 50 लाख वाली कंडीशन वगैरह है। तो इनकम टैक्स में तो दिक्कत है, इनकम टैक्स में तो आपके केस पुराने ओपन नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ तो 10 ईयर्स का टाइम लिमिट है, पुराने केस 10 ईयर्स तक के ओपन हो सकते हैं। मान लो आपका 1990 का कोई हाउस में आपने इन्वेस्ट किया था न्यूयॉर्क में, या 1995 में आपने स्विस बैंक में पैसा जमा करवाया था, काला धन था वो आपका, बताओ इनकम टैक्स में तो आप बच जाओगे, क्योंकि 10 ईयर्स के केस ही ओपन हो सकते हैं इसमें। तो एओ को मान लो करंट ईयर में पता चला, तो ये तो 10 ईयर्स, लास्ट के 10 ईयर के केस खोल सकता है। 1990 का खोल पाएगा क्या? 1995 का खोल पाएगा क्या? 2000 का खोल पाएगा क्या? 2005 का खोल पाएगा क्या? 2010 का खोल पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्लैक मनी में कोई लिमिट नहीं है, 30 साल पुराना, 40 साल पुराना, 50 साल पुराना भी है, अगर आपका काला धन है तो भी उस पर क्या देना पड़ेगा आपको? टैक्स देना पड़ेगा, और पेनल्टी 3 गुना देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें खतरनाक प्रोविजन है। इसलिए लोग अब क्या हो गए, इस एक्ट के आने के बाद इंडिया के बाहर काला धन रखने से डरने लग गए। लोग क्या करते थे, इंडिया में पैसा कमाते थे, इंडिया में पैसा कमाते थे, इंडिया में टैक्स देते नहीं थे, और उसको हवाला के थ्रू बाहर भेज के बाहर इन्वेस्ट कर देते थे। ऐसे फर्जीवाड़े करते थे लोग। इस तरह से बाहर लोगों ने क्या किया, काला धन इकट्ठा किया स्विस बैंकों में। इसके अलावा स्विस बैंकों में इकट्ठा किया है तो, या बाहर प्रॉपर्टी खरीद ली, फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बाहर फॉरेन कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, या लैंड वगैरह खरीद ली, बिल्डिंग वगैरह खरीद ली। तो इन सब को रोकने के लिए ये ब्लैक मनी एक्ट लाया गया था। ये था मोदी जी का उद्देश्य, तो उनका कोई पर्पस गलत नहीं था। हाँ, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, इतना सारा काला धन है, लाखों करोड़ का है, लाखों करोड़ का, कि अगर सारा इंडिया में बाहर आ जाए, सारा इंडिया में लिया जाए, सारा इंडिया में वापस आ जाए, तो हर अकाउंट में उस टाइम क्या है, बैंक अकाउंट इतने नहीं थे, बाद में तो मोदी जी ने खुलवा दिए अपनी अलग अलग योजनाओं से, तो हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाते, इतना काम था। तो ये एक एग्जाम्पल दिया था मोदी जी ने, जिसको कांग्रेस ही सोचते हैं कि हमको 15 लाख का वादा किया था। कोई 15 लाख का वादा नहीं किया था। फ्री में बांटने की चीज़ें नहीं होती कि 15 लाख फ्री में मिल जाए किसी को, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो वो गवर्नमेंट का पैसा है, जो इंडिया के बाहर काला धन है वो गवर्नमेंट का पैसा है, किसी के ऐसा नहीं कि किसी का खुद का, किसी आदमी का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, जो भारत के डेवलपमेंट में यूज़ आता। ये है ब्लैक मनी एक्ट, जो मैंने आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे दिया। अब आपके कोर्स में जो ब्लैक मनी एक्ट है, पूरा नहीं है ऐसा कि पूरे के पूरे सेक्शन है इसमें, काम की चीज़ें आपके कोर्स में है जो अपन पढ़ लेंगे। अब ये ब्लैक मनी के जो प्रोविजन है, आपको बाद में जब आप देखोगे ना, इसका जो असेसमेंट वाला पार्ट है वो आपके कोर्स में है नहीं, वैसे वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स जैसा ही है। सेम इसमें जो अथॉरिटीज़ होती है ना, वो सारी इनकम टैक्स वाली होती है, क्योंकि पहले ये फॉरेन की ब्लैक मनी इनकम टैक्स में कवर हो जाती थी, लेकिन वहाँ मैंने बताया टाइम लिमिट होती थी, एओ पुराने केस ओपन नहीं कर सकता था, तो ये अलग से एक्ट लाया गया। वहाँ क्या इतने हार्श प्रोविजन नहीं थे, यहाँ थोड़े हार्श प्रोविजन ज़्यादा है, ये भी है। या मैंने बताया ना, 100 रुपये का अगर काला धन पकड़ा गया आपका इंडिया के बाहर, 120 रुपये देना पड़ेगा आपको, 120 देना पड़ेगा। तो ये इन्होंने अलग से एक एक्ट बना दिया। अब ये एक्ट आया था 2015 में, 2015 में ये एक्ट लाया गया था। 2014 में अपने क्या बोलते हैं, इलेक्शन हुए थे, तब मोदी जी ने वादा किया था, और फिर उसके बाद तुरंत बाद ही उन्होंने ये एक्ट बना दिया था। क्या नाम है एक्ट का? ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। ये एक्ट का नाम है, पूरा का पूरा नाम, आपको नाम वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्ट क्या बोलता है, इंडिया के बाहर की जो भी काला धन है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट, इंडिया के बाहर का जो भी काला धन है, चाहे तो वो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम हो, चाहे अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट हो, इंडिया के बाहर की काली कमाई जो भी है आपकी, कोई भी असेट है, चाहे या आपकी इनकम हो रही है इंडिया के बाहर, तो उस पर टैक्स लगेगा 30% की रेट से, 30% की रेट से टैक्स लगेगा। ये टैक्स की रेट है। पेनल्टी अपन बाद में देखेंगे इसी चैप्टर में, 3 गुना पेनल्टी हो लगेगी।
तो टैक्स लगेगा 30%। यहाँ सरचार्ज सेस वगैरह भूल जाना, कुछ लोग सोचते हैं सरचार्ज सेस यहाँ लगेगा, ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, अलग से एक्ट है। जैसे इक्वलाइजेशन लेवी है ना, अलग से एक एक्ट है। इक्वलाइजेशन लेवी भी इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है, उसको अलग से एक्ट बनाया गया था, अलग से किसमें, फाइनेंस एक्ट में लाया गया था उसको। तो वहाँ भी सरचार्ज और सेस नहीं लगता। इक्वलाइजेशन लेवी में जो रेट होती है 6%, 2% वाली, सरचार्ज सेस नहीं लगता वहाँ पे भी। तो कभी आप सरचार्ज सेस जोड़ने लग जाओ तो 30% की रेट से टैक्स होगा। कब टैक्सेबल होगा? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब बताओ ये काली कमाई कब टैक्सेबल होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ जब मैंने इंडिया की काली कमाई बताई थी। बताओ कब टैक्सेबल होगी? जब वो काला सेट या काली कमाई आपकी एओ के पकड़ में आ जाएगी, तब टैक्सेबल होगी। काला धन है आपका, आपने बताया थोड़ी है कि मेरा ये काला धन है, बताया थोड़ी है आपने तो छुपा रखा है सेट, काली कमाई से इन्वेस्ट कर रखा है। तो बताओ टैक्सेबल कब होगी? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा? जिस ईयर में वो काली कमाई या काला धन आपका या जो असेट आपका अनडिस्क्लोज्ड असेट वो एओ के पकड़ में आ जाएगा, एओ के पकड़ में आ जाएगा, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। देखो, प्रीवियस ईयर इन विच अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ। सेम टू सेम जो इंडियन ब्लैक मनी थी ना, आपने देखा था 68, 69 ABCD वाली, सेम टू सेम वैसी, सेम टू सेम वैसी। जब वो काली कमाई, वो काला असेट, वो फॉरेन असेट, ब्लैक मनी वाला असेट एओ के पकड़ में आ जाएगा, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा? एक तरीके से आपको करंट ईयर के क्वेश्चन आएंगे तो करंट प्रीवियस ईयर एक तरीके से क्या है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन आपके करंट प्रीवियस ईयर के आएंगे, तो करंट प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? एक तरीके से रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो जाएगा आपका। तो जिस ईयर में वो काली कमाई एओ के पकड़ में आ जाएगी, उस ईयर में वो टैक्सेबल होगी। अब इसमें एक थोड़ा सा एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? इसमें लिख रखा है कि जिस ईयर में वो फॉरेन का असेट है, जो अनडिस्क्लोज्ड असेट है, वो एओ के नोटिस में आएगा तब टैक्सेबल होगा। इनकम का यहाँ नहीं लिख रखा, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम का। वैसे फॉरेन इनकम यहाँ कुछ काम की भी नहीं है। अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम क्यों काम की नहीं है? तो देखो, आपने मान लो फॉरेन में इनकम अर्न करी, आपकी काली कमाई है वो, आप इंडिया के रेजिडेंट हो, फॉरेन की इनकम है, फॉरेन में आपको मान लो फॉरेन कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड की इनकम हो रही है, या फॉरेन कंपनी के डिबेंचर पे इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, जो आपने शो नहीं कर रखी। इनकम हुई आपको फॉरेन की, अनडिस्क्लोज्ड इनकम हुई, ठीक है, हो गई इनकम। अब उस इनकम को क्या करोगे आप? इनकम होगी तो आप या तो बैंक पे डाल दोगे, या उससे कोई असेट वगैरह खरीद लोगे, लैंड बिल्डिंग वगैरह कुछ खरीद लोगे। तो यहाँ पे इस एक्ट में मेनली इस असेट पे फोकस किया गया है। अल्टीमेटली तो वो असेट में ही कन्वर्ट होगी ना वो इनकम भी, तो इन्होंने असेट पे फोकस किया है। इनकम तो क्या है, इन्होंने बोला कि जिस ईयर की इनकम उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम तो फॉरेन इनकम आप डिस्क्लोज कर दोगे तो वैसे टैक्सेबल हो जाएगी, नहीं डिस्क्लोज होगी तो जिस ईयर की है उस ईयर में, जैसे इनकम टैक्स में होती है वैसे की वैसे होगी। लेकिन जो असेट है कब टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में वो एओ के पकड़ में आ जाएगा। और तो यहाँ पे अपन को इनकम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, पूरा फोकस आप चैप्टर करेंगे ना, पूरा फोकस किस पे रहेगा? अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट पे रहेगा यहाँ पे। क्योंकि इनकम अगर आप फॉरेन में अर्न करते हो, जो आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है एक तरीके से, तो आप उसको बैंक में डालोगे, फॉरेन के बैंक में डाल दोगे, तो वो एक तरीके से फॉरेन एसेट बन गया ना अल्टीमेटली। या आप उससे मान लो उस अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम से मान लो आपने लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, तो अल्टीमेटली वो फॉरेन एसेट बन ही गया। तो ऐसा मत करते ना, इनकम भी टैक्सेबल करते और एसेट भी टैक्सेबल करते, एक ही चीज़ टैक्सेबल होती है, कभी ऐसा होता भी है। तो यहाँ इनकम पे ज़्यादा फोकस नहीं है, यहाँ क्वेश्चन भी आपके फॉरेन एसेट के आएंगे, सब कुछ फॉरेन एसेट का आएगा। ये फॉरेन में आपका कोई एसेट है तो 30% से टैक्सेबल करना है अपन को, ठीक है, कर देंगे। अब अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम क्या है? मैंने बताया ऐसी इनकम जो आपकी काली कमाई मतलब जिसको आपने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करा। आपको फॉरेन कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड की इनकम हो रही थी, फॉरेन कंपनी के डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही थी, फॉरेन कंपनी के डिबेंचर पे। आप इंडिया के रेजिडेंट थे। अब इंडिया के रेजिडेंट हो तो इंडिया में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, पढ़ रखा है अपन ने सब कुछ। ये चैप्टर आपको बाद में करना है, ऐसा मत सोच लेना पहले कर लेते हैं चैप्टर, डीटी करने के बाद इंटरनेशनल टैक्स सब करने के बाद करना है। तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है रेजिडेंट की, तो लेकिन आपने रिटर्न में दिखाई ही नहीं इनकम, छुपा लिया आपने इनकम, तो बन गई अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। पकड़ी गई तो फिर ये उसको कर देगा टैक्सेबल 30% की रेट से। अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट क्या होता है? कोई भी एसेट, एसएससी का कोई भी एसेट है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है और एसएससी के पास उस एसेट का सोर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एसएससी के पास ये एसेट आया कहाँ से। एसएससी के पास उस एसेट के सोर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एसएससी के पास ये एसेट आया कहाँ से, जबकि रिटर्न तो भरता ही नहीं था। या तो ये रिटर्न भरता था तो बिल्कुल कम इनकम दिखाता था, और उसने तो न्यूयॉर्क में $5 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली है। तो कोई भी एसेट है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, इंडिया के बाहर का होना चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे, ये इंडिया के बाहर पे लगता है, इंडिया के बाहर की जो काला धन है उसी पे लगता है ये ब्लैक मनी पे। तो कोई ऐसा एसेट जिसका एसएससी के पास सोर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये एसेट एसएससी ने खरीदा कैसे, उसकी औकात ही नहीं है इतना खरीदने की, तो
या एसएससी ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन एओ के अकॉर्डिंग लगता है एओ को कि एसएससी बकवास कर रहा है, एसएससी फालतू बकवास कर रहा है, ये एसएससी का क्या है, काला धन है, एसएससी की काली कमाई है, तो बन जाएगा अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट। अब इसमें बता रखा है कोई भी एसेट हो सकता है, वो कोई भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स वगैरह, कोई भी एसेट हो सकता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, किसी एंटिटी में जैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो भी एसेट माना जाएगा। जैसे एसएससी के पास फॉरेन कंपनी के शेयर्स है, फॉरेन कंपनी के डिबेंचर्स है, क्या बन जाएंगे, ये भी एसेट माने जाएंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म में, कोई फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म है, मान लो एक सैम एंड एसोसिएट नाम की पार्टनरशिप फर्म है फॉरेन की, यूएस की, उसमें एसएससी पार्टनर है, ये भी क्या है, ये भी क्या माना जाएगा, एसेट माना जाएगा। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, ये भी क्या माना जाएगा, एसेट। तो कोई भी एसेट हो सकता है, कोई भी एसेट, ऐसा एसेट जिसका सोर्स का, ये एसएससी ने उसमें इन्वेस्ट कहाँ से किया, उसके सोर्स का एसएससी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, या एक्सप्लेनेशन तो है लेकिन फालतू है, एक्सप्लेनेशन नहीं है या एक्सप्लेनेशन तो है लेकिन कैसा है, फालतू है, तो बन जाएगा अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट। और ये जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट, इन पे लग जाएगा 30% की रेट से टैक्सेबल। फॉरेन इनकम पे ज़्यादा अपन को फोकस करना नहीं है, अपन को मेन फोकस करना है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट पे। अब अपन आ जाते हैं एसएससी कौन होगा, कौन से एसएससी पे लगेगा ब्लैक मनी एक्ट। तो देखो एसएससी कौन होगा, कोई भी पर्सन जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में क्या है, रेजिडेंट, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में ये एसेट वगैरह इनकम वगैरह पकड़ी गई है, उस प्रीवियस ईयर में अगर एसएससी रेजिडेंट है तो वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो करंट ईयर मैंने बोला रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जनरली क्या होगा करंट ईयर में एओ ने आपकी काली कमाई पकड़ ली। तो अगर आप करंट ईयर में क्या हो, रेजिडेंट हो, मतलब जिस ईयर में आपकी काली कमाई पकड़ी गई, जिस ईयर में एओ ने आपकी काली कमाई पकड़ी, उस ईयर में आप क्या हो, रेजिडेंट हो, तो आपके लग जाएगा ब्लैक मनी टैक्स, आपके लग जाएगा ब्लैक मनी एक्ट और ब्लैक मनी टैक्स लग जाएगा 30% की रेट से आपकी काली कमाई। आप अगर करंट ईयर में, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में उन्हें आपकी काली कमाई पकड़ी, उस ईयर में क्या हो, आप रेजिडेंट हो, आपके लग जाएगा ब्लैक मनी एक्ट। अब इसमें एक पॉइंट और दे दिया, आप करंट ईयर में, मतलब जिस ईयर में एओ ने आपकी काली कमाई पकड़ी, करंट ईयर मतलब करंट ईयर में तो आप नॉन रेजिडेंट हो, करंट ईयर में तो आप क्या हो, एक तरीके से नॉन रेजिडेंट हो, करंट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट ईयर में नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन जिस ईयर में आपने वो असेट खरीदा था या इनकम कमाई थी, मान लो 2012 में आपने न्यूयॉर्क में बिल्डिंग खरीदी थी, 2012 में, कब खरीदी थी, 2012 में। 2012 में आप क्या थे, रेजिडेंट। 2012 में क्या थे आप, रेजिडेंट। करंट में तो हो नॉन रेजिडेंट, लेकिन 2012 में क्या थे, रेजिडेंट, तो भी आप कवर हो जाओगे। मैंने क्या बोला, पहला तो अगर आप करंट में रेजिडेंट हो, पहले कुछ भी थे उससे मतलब नहीं है, करंट में अगर आप रेजिडेंट हो, करंट ईयर में रेजिडेंट हो, आप यहाँ कवर हो जाओगे। करंट ईयर में क्या हो, आप रेजिडेंट हो, करंट ईयर में अगर आप रेजिडेंट हो, मतलब जिस ईयर में एओ ने आपकी काली कमाई पकड़ी, उस ईयर में रेजिडेंट हो, आप यहाँ कवर हो जाओगे। दूसरा क्या है, आप करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं हो, करंट ईयर में नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन जिस ईयर में आपने वो काला धन कमाया था, या जिस ईयर में वो आपने एसेट खरीदा था, जिस ईयर में वो आपने काला एसेट बोल दो, काला धन बोल दो, वो काला धन कमाया था, काला एसेट खरीदा था, उस ईयर में क्या थे, रेजिडेंट थे, तो भी कवर हो जाओगे। करंट में नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन जिस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जिस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, या वो काली कमाई करी थी या काला धन कमाया था, उस ईयर में अगर आप रेजिडेंट हो तो भी कवर हो जाओगे। या तो आप करंट ईयर में रेजिडेंट हो, कवर हो जाओगे, मतलब करंट ईयर मतलब जिस ईयर में एओ ने आपका असेट पकड़ा, उस ईयर में रेजिडेंट हो, कवर हो जाओगे। दूसरा, करंट में रेजिडेंट नहीं हो, लेकिन जिस ईयर में वो काला धन कमाया था तब रेजिडेंट थे, मतलब जिस ईयर में आपने काला धन कमाया था या काले धन में इन्वेस्ट किया था, काला धन कमाया था या इन्वेस्ट किया था, तब रेजिडेंट थे, तो क्या हो जाओगे आप, कवर हो जाओगे। क्योंकि जिस ईयर में आपने काला धन कमाया तब रेजिडेंट थे, तो मतलब तब आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए थी इंडिया में, लेकिन आपने तब टैक्स नहीं दिया, आपने छुपा लिया, पकड़े गए, अब तो आप टैक्सेबल होगी, चाहे अब आप रेजिडेंट हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप करंट ईयर में रेजिडेंट हो, कवर हो जाओगे। करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं हो, लेकिन जब आपने काला धन कमाया था या वो असेट खरीदा था, जिस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तब रेजिडेंट थे, तो भी आप कवर हो जाओगे। तो ये दो एसएससी कवर होंगे, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रख लेना, इसका क्वेश्चन आता है, इसमें इसका क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है भी क्वेश्चन करेंगे तब आपको और पता चल जाएगा। तो ये सब था बेसिक, जो मैंने आपको बेसिक बताया ब्लैक मनी का। क्या क्या बताया, एक तो टैक्स लगेगा ब्लैक मनी पे, कौन सी ब्लैक मनी, फॉरेन की, फॉरेन ब्लैक मनी, टैक्स लगेगा 30% की रेट से, पेनल्टी 3 गुना लगती है, वो अपने इस चैप्टर के एंड में आएगी पेनल्टी।
इसके अलावा कौन से ईयर में टैक्स लगेगा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में एओ ने आपका सेट पकड़ा वो होता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो हमेशा क्वेश्चन क्या आएगा, करंट ईयर का आएगा, तो करंट ईयर क्या होगा एक तरीके से आपके लिए, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी 30% की रेट से। इसके बाद ये अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम क्या होती है, इंडिया के बाहर की काली कमाई जो आपने रिटर्न में नहीं दिखाई। अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट क्या होता है, इंडिया के बाहर का कोई एसेट है आपका, लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर्स वगैरह है, कोई भी है, कोई भी एसेट है जिसके सोर्स का आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, सोर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो बन जाता है अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट। और इन दोनों पे लगता है 30% की रेट से टैक्स। किसको देना पड़ता है, एसएससी को। एसएससी में कौन हो सकता है, या तो करंट ईयर में रेजिडेंट हो, मतलब जिस ईयर में आपका क्या हुआ, असेट पकड़ा गया, काली कमाई पकड़ी गई, उस ईयर में अगर आप रेजिडेंट हो, करंट ईयर, एक तरीके से वो करंट ईयर होगा, तो रेजिडेंट हो, पहले चाहे कुछ भी थे कवर हो जाओगे। दूसरा, करंट में तो आप नॉन रेजिडेंट, लेकिन जिस ईयर में आपने इन्वेस्ट किया या अर्न किया उस ईयर में आप क्या थे, रेजिडेंट, तो भी कवर हो जाओ, तो भी कवर हो जाओ। लेकिन मान लो ऐसा है, करंट ईयर में भी आप नॉन रेजिडेंट हो, मतलब जिस ईयर में एओ ने आपको पकड़ा उस ईयर में भी आप नॉन रेजिडेंट हो, और जिस ईयर में आपने इन्वेस्ट किया या अर्न किया, जिस ईयर में आपने इन्वेस्ट किया या अर्न किया, काले एसेट में इन्वेस्ट किया या तो या काला धन कमाया, उस ईयर में भी आप नॉन रेजिडेंट थे। तो अब बताओ, अब कवर होगे क्या, अब नहीं होगे कवर। बस एक ये केस है जिसमें कवर नहीं होगा। अगर आप दोनों ईयर में नॉन रेजिडेंट हो तो कवर नहीं होगे, तो कवर नहीं, तो आप कवर नहीं हो। तो ये बात है इसमें, या तो करंट ईयर में रेजिडेंट होने चाहिए आप, या जिस ईयर में आपने काला धन कमाया था या इन्वेस्ट किया था काले धन में, ब्लैक एसेट में इन्वेस्ट किया था, फॉरेन एसेट में इन्वेस्ट किया था, उस ईयर में अगर आप क्या थे, रेजिडेंट थे, तो कवर हो। अगर दोनों ही ईयर में क्या हुआ, आप नॉन रेजिडेंट, तो कवर नहीं होगे। अभी भी नॉन रेजिडेंट, तब भी नॉन रेजिडेंट, बात ही खत्म है। फिर क्या मतलब, फिर एओ की औकात नहीं है, वो आपको नोटिस भेजेगा, फिर नहीं भेजेगा, नोटिस भेज भी नहीं सकता, क्योंकि वो इनकम आपकी टैक्सेबल ही नहीं थी। जिस ईयर में आपका काला धन था आपने फॉरेन में कमाया होगा, नॉन रेजिडेंट थे, वहाँ की बात खत्म। करंट ईयर में भी नॉन रेजिडेंट, बात खत्म। तो क्या मतलब उससे, ये सब था बेसिक जो मैंने आपको बता दिया। मेन एक याद रखना, 30% की टैक्स रेट और एसएससी कौन होता है, एसएससी कौन है, ये दोनों चीज़ें मेन है। अब मैंने बताया था मेन यहाँ पे अपना होगा अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट, इनकम की बात होगी ही नहीं अभी इस चैप्टर में, बस मेन बात होगी फॉरेन एसेट की। तो जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट है, इसकी वैल्यू कैसे क्या लोगे, इसकी वैल्यू क्या लोगे वो अपन देखने वाले हैं। तो आपने मान लो 2012 में न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग खरीदी थी, $1,00,000 में। तो $1,00,000 उसकी वैल्यू लोगे क्या, ये $1,00,000 आपका काला कमाई से आपने इन्वेस्ट किया था, काली कमाई से। तो ये $1,00,000 जो है, ये $1,00,000 लोगे क्या वैल्यू, नहीं। अपन वैल्यू क्या लेंगे वो अपन सीखने वाले हैं। क्या लेंगे वैल्यू, तो जो वैल्यू लेनी है आपको अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट की, क्या लेनी है, एफएमवी ऑफ एसेट ऑन वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट की एफएमवी लेनी है, वैल्यूएशन डेट की एफएमवी लेनी है, वैल्यूएशन डेट की एफएमवी लेनी है। अब वैल्यूएशन डेट की एफएमवी निकालेंगे कैसे, अपन सीख लेंगे। पर सबसे पहले अपन बात करते हैं वैल्यूएशन डेट क्या होती है। बिल्डिंग परचेज तो आपने 2012 में खरीदी, अब एओ ने आपको पकड़ा मान लो करंट ईयर में, करंट ईयर में एओ ने आपको पकड़ लिया, एओ के नोटिस में ये एसेट आ गया कि आपका ये काली कमाई से खरीदा हुआ एसेट था, आपने पैसा काली कमाई से कमाया था, मतलब ऐसी कमाई थी जिस पर आपने टैक्स नहीं दिया था, और उस पैसे को आपने इस बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा आपने इस न्यूयॉर्क में बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया था। ये एओ के नोटिस में आ गया करंट ईयर में। तो क्या होगा, 30% टैक्स लगेगा, 1,00,000 पे नहीं लगेगा, वैल्यूएशन डेट पे। अब अपन इस बिल्डिंग की क्या निकालेंगे, एफएमवी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफएमवी। एफएमवी कैसे निकलती है, नीचे बता रखा, आगे अपन को पता चलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,00,000 में खरीदा, $1,00,000 में, और ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे कब की, जिस ईयर में एओ के नोटिस में आया, कौन सा ईयर अपना, वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इसका 1 अप्रैल की वैल्यू लेंगे, वैल्यूएशन डेट। वैसे वैल्यूएशन डेट इतना काम का नहीं है, फिर भी
कब क्या होगा वैल्यूएशन डेट, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो मैं नीचे दिखा भी देता हूँ एक बार आपको वैल्यूएशन डेट क्या है। 1 अप्रैल ऑफ रेलिवेंट ईयर, देखो वैल्यूएशन डेट जिस ईयर में वो असेट एओ के नोटिस में आया उस प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल, उस प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल, उस प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल, 1 अप्रैल की हमको वैल्यू देनी है, 1 अप्रैल की वैल्यू देनी है। जिस दिन एओ ने असेट पकड़ा उस दिन की नहीं, जिस ईयर में एओ ने वो असेट पकड़ा उस ईयर का 1 अप्रैल, उस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल की वैल्यू देनी है। 1 अप्रैल ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जो आपका करंट ईयर है उसके 1 अप्रैल की आपको वैल्यू लेनी है। तो 1 अप्रैल को मान लो इस असेट की वैल्यू थी, इस बिल्डिंग की वैल्यू हो गई $5 लाख। तो अपन वैल्यू करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे $5 लाख, इन दोनों का लेंगे हायर, ये आएगी एफएमवी, ये आएगी एफएमवी ऑन वैल्यूएशन डेट, क्या आएगी $5 लाख आएगी, और इस पे लग जाएगा 30% की रेट से आपका टैक्स। कौन सा ब्लैक मनी टैक्स, पेनल्टी अलग लगेगी, 30% तो टैक्स लगेगा, फिर 3 गुना पेनल्टी, 3 गुना 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगी, जो भी टैक्स आया टैक्स का 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह से होगा, इस तरह से ये होगा। तो अपन को असेट की वैल्यू करनी पड़ेगी। अब असेट की वैल्यू कैसे करेंगे वो अपन सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ तो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं डीटी में, वैसे ही वैल्यू करना, कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं है। तो अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट की वैल्यू कैसे लोगे, एफएमवी लेनी है अपन को। अब एफएमवी निकालोगे कैसे, सबसे पहले कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ है। इंडिया के बाहर आपका जो असेट है वो क्या है, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, कोटेड लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं। जैसे मान लो एसएससी के पास क्या है, एप्पल के शेयर्स हैं, एप्पल आईएनसी के शेयर्स हैं, या मान लो एसएससी के पास माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी जो कंपनी है इनके शेयर्स हैं, फॉरेन कंपनी है इनके शेयर्स हैं, और ये कंपनी क्या है, लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी से ये फॉरेन के जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है, फॉरेन का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ लिस्टेड है सारी, तो इनके शेयर्स हैं। और ये क्या है, एसएससी ने अपने काले धन से ये शेयर्स खरीदे थे, तो काली कमाई उसकी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक तो वो ले लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कंपेयर करेंगे किससे, याद करो अपन ने चैरिटेबल ट्रस्ट में अपन ने एग्जिट टैक्स का कंसेप्ट सीखा था, सेम टू सेम वैसे ही निकालेंगे सब कुछ। एग्जिट टैक्स में वैसा था, वैसा का वैसा, देख लो, याद करो क्या करते थे वहाँ पे अपन, वहाँ अपन ओपन मार्केट वैल्यू निकालते थे। कैसे निकालते थे, वैल्यूएशन डेट के दिन इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का शेयर मार्केट में जो भी लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस थी, लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस थी उसका एवरेज ले लेते हैं। मान लो लोएस्ट प्राइस है 59 और हाईएस्ट प्राइस थी 61 वैल्यूएशन डेट के दिन, तो 59 + 61 / 2 एवरेज क्या आया 60 पर शेयरिंग की वैल्यू हो जाएगी, मान लो इस तरह से एवरेज। लेकिन मान लो वैल्यूएशन डेट को शेयर मार्केट बंद था, ट्रेडिंग नहीं हुई थी वैल्यूएशन डेट को, तो उससे जस्ट पीछे वाले दिन की ले लेंगे, जिस दिन ट्रेडिंग हुई उससे जस्ट पीछे वाले दिन का लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का एवरेज ले लेंगे। तो वैल्यूएशन डेट के दिन सिक्योरिटीज मार्केट में इन शेयर्स के लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का एवरेज ले लेंगे। अगर वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं हुई, 1 अप्रैल होता है ना वैल्यूएशन डेट, 1 अप्रैल को ट्रेडिंग नहीं हुई तो उससे जस्ट पीछे वाले दिन का, उससे पीछे वाले दिन का लोएस्ट हाईएस्ट प्राइस का एवरेज अपन ले लेंगे और इसको कंपेयर कर लेंगे कॉस्ट से, और इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो बनेगा एफएमवी, और उस पर लगेगा 30% टैक्स। कॉस्ट पे नहीं लगेगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, उस पर नहीं लगेगा, कॉस्ट और एक तरीके से निकालेंगे मार्केट वैल्यू करंट की, और उन दोनों का हायर वो बनेगा एफएमवी, वो बनेगा एफएमवी। ये थे कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अब दूसरा, एसएससी के पास किसी फॉरेन कंपनी के अनकोटेड इक्विटी शेयर्स है। मान लो एसएससी ने एक कंपनी सैम प्राइवेट लिमिटेड, इसके शेयर्स इन्वेस्ट कर रखा है, अपनी काली कमाई से इसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, एक तो कितने में इन्वेस्ट किया कॉस्ट ले लो, दूसरा कंपेयर कैसे करोगे, इसकी भी निकालनी पड़ेगी आपको ओपन मार्केट वैल्यू। वो कैसे निकालोगे, A + B - L / PE × PV। याद करो फॉर्मूला, अपने एग्जिट टैक्स में आया था सेम टू सेम वही फॉर्मूला, A + B - L / PE × PV। अपन इस कंपनी की सैम प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट उठाएंगे, उस एसएससी के लिए वैल्यू निकालने के लिए अपन को इस कंपनी की बैलेंस शीट उठानी पड़ेगी, इस प्राइवेट कंपनी। इस कंपनी की बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटीज भी आ रही होंगी और असेट भी आ रहे होंगे। असेट की वैल्यू लेंगे A + B। कैसे लेंगे A + B, इस कंपनी की बैलेंस शीट, उस कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी अपन को। उस एसएससी का टैक्स निकालने के लिए उस एसएससी ने जिस प्राइवेट फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, और उसकी बैलेंस शीट में, उस प्राइवेट कंपनी की बैलेंस शीट में जो भी शेयर्स आ रहे हैं, सिक्योरिटीज आ रहे हैं, लैंड बिल्डिंग आ रही है, बुलियन ज्वेलरी प्रेसियस स्टोन, क्या आ रहे हैं, शेयर सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलियन ज्वेलरी प्रेसियस स्टोन, ये आ रहे हैं, इनकी तो ले लो एफएमवी। इसके अलावा बाकी जो और असेट बच गए उनकी ले लो बुक वैल्यू, जैसे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैंक वगैरह हो गया, इन सब की ले लो बुक वैल्यू। इस फॉरेन कंपनी की बैलेंस शीट में अगर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है तो इनको इग्नोर कर दो। सेम टू सेम जो अपन ने एग्जिट टैक्स से देखा था, सेम टू सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। A + B - L सेम टू सेम वो,
शेयर, सिक्योरिटीज, इमोबल प्रॉपर्टी, बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, इनकी तो ले लो एफएमबी। अदर सारे एसेट की ले लो बुक वैल्यू, और टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको इग्नोर कर दो क्योंकि ये इनकम टैक्स में असेट माने ही नहीं जाते। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, तो मैं ज़्यादा आपको वापस ज्ञान नहीं दे रहा। सेम टू सेम चीज़ें मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ डिटेल में। ए प्लस बी कर लिया, इसमें से लेस कर दो लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज की क्या लेस करनी है आपको? बुक वैल्यू। लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ चीज़ें अपन लाइबिलिटीज नहीं मानते जो लेस नहीं करेंगे। पेड अप इक्विटी कैपिटल लेस नहीं करना, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस नहीं करना, डिविडेंड लेस नहीं करना, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस नहीं करना, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी लेस नहीं करना, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया, ये सब होते हैं अनअसर्टेन लाइबिलिटी, ये लेस नहीं करना। कंटिजेंट लाइबिलिटी लेस नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें लेस नहीं करनी, 6 चीज़ें सेम टू सेम एग्जिट टैक्स का सेम टू सेम कॉपी हो रहा है। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल लेस नहीं करना, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस नहीं करना, डिविडेंड लेस नहीं करना, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस नहीं करना, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी लेस नहीं करना, कंटिजेंट लाइबिलिटी लेस नहीं करना। बाकी सारी लाइबिलिटी की लेस कर दो बुक वैल्यू, ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस एल। एक तरीके से उस सेम प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी की आ जाएगी नेटवर्थ। इसको डिवाइड कर दो उस कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं। तो मान लो ए प्लस बी माइनस एल आ गया 1 CR का, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मान लो टोटल शेयर से 50,000 शेयर, 50,000 शेयर से डिवाइड कर दो। और मान लो जो असेसी है रामलाल असेसी है, उसने उस कंपनी के 10,000 शेयर सेल कर रखे हैं। तो जितने शेयर असेसी ने सेल कर रखे उसे इंटू कर दो, डिवाइड बाई पीई इंटू पीवी, डिवाइड बाई पीई इंटू पीवी कर दो, बस वैल्यू आ जाएगी। असेसी के लिए वैल्यू आ जाएगी। उस कंपनी की पहले नेटवर्थ निकाल लो ए प्लस बी माइनस एल, डिवाइड कर दो उस कंपनी के टोटल शेयर से, इंटू कर दो जितने शेयर्स असेसी ने हेल्ड कर रखे हैं, जितने शेयर्स असेसी ने हेल्ड कर रखे हैं उससे इंटू कर दो, असेसी के लिए वैल्यू आ जाएगी। और उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे कॉस्ट से और इनका ले लेंगे हायर, और उस पर लग जाएगा 30% टैक्स। ये हो गया दूसरा। तीसरा, मान लो कोई एसएससी है, इंडिया का कोई एसएससी है जिसका फॉरेन फर्म में कोई इंटरेस्ट मतलब वो फॉरेन फर्म में पार्टनर है। फॉरेन की एक फर्म में मान लो सैम एंड एसोसिएट एक फॉरेन की फर्म है, इसमें पार्टनर है वो। अब पार्टनर है तो मैंने बताया था ये भी एसेट बना जाएगा। अब उस बंदे ने, एक बंदा था मान लो मिस्टर ए, इंडिया का बंदा था, उसने काली कमाई कमाई और उस काले धन को फॉरेन फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। तो फॉरेन फर्म में जो इन्वेस्ट किया वो भी क्या है? एक एसेट है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी, मैंने बताया था। तो फर्म में इन्वेस्ट कर दिया या एलएलपी में कर दिया या एओपी वगैरह में कर दिया, फर्म एलएलपी एओपी वगैरह में कर दिया। तो ऐसे केस में आप वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आपको सबसे पहले इस फर्म का, इस सैम एंड एसोसिएट का नेट एसेट निकालना पड़ेगा। जैसे अपन ने कंपनी का निकाला था ना सैम प्राइवेट लिमिटेड का नेटवर्थ ए प्लस बी माइनस एल, सेम टू सेम वैसे क्या करना पड़ेगा? इसका नेट एसेट निकालना पड़ेगा ए प्लस बी माइनस एल निकालना पड़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ए प्लस बी माइनस एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए प्लस बी माइनस एल आपने निकाल लिया। तो सैम एसोसिएट का आपने ए प्लस बी माइनस एल करके निकाला, नेट एसेट 30 लाख का निकाल लिया, मान लो 30 लाख का आपने नेट एसेट निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी नेट एसेट आया इनको पार्टनर से बांट दो। कैसे बांट दो? पहले तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांट दो, जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखे पार्टनर्स ने उस रेशियो में बांट दो। और जो बच गया बैलेंस नेट एसेट को आप पीएसआर में बांट दो। पहले तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांट दो और बचा हुआ पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो एक एग्जांपल देखो इसमें दे रखा है मैंने बना के, एक फर्म थी सैम एसोसिएट, इसमें 3 पार्टनर है मान लो, और तीनों का इक्वल पीएसआर है। नेट एसेट कितना है इस फर्म का? 30 लाख आया। कैपिटल बता रखिए, पार्टनर ए ने लगाया था 11 लाख रुपए, पार्टनर बी ने 8 लाख लगाए थे, पार्टनर सी ने 5 लाख लगाए थे। 11, 8 और 5 ये तीनों ने लगाए थे, मतलब टोटल इस फर्म में कितने रुपए लगाए थे? 11 + 8 19 लाख और 5 24 लाख रुपीस इन तीनों पार्टनर ने लगाए थे। 30 लाख की नेट एसेट है, तो कैपिटल कितनी लगा रखी है? ए ने 11 लाख, बी ने 8 लाख और सी ने 5 लाख। एक तो ये बांट दिया, ठीक है, ये तो हो गया 24 लाख। अब बैलेंस नेट एसेट कितना बचा? 6 लाख का बचा, बैलेंस 6 लाख का बचा। 6 लाख को कैसे बांटोगे? पीएसआर में। पीएसआर क्या है? इक्वल है, तो 2 लाख की और बांट दी। तो ए के एसेट की वैल्यू क्या आ गई? 13 लाख। ए का जो फॉरेन एसेट है, फॉरेन की फर्म में जो इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 13 लाख। बी की क्या आ गई? 8 + 2 10 लाख, और सी की क्या आ गई? 5 + 2 7 लाख। अब जिस पे भी ब्लैक मनी का टैक्स लगेगा, मान लो मिस्टर ए इंडिया का रेजिडेंट है, ए ने उसको पकड़ लिया तो उसके 13 लाख पे लग जाएगा सीधा 30% टैक्स लग जाएगा। कैसे करना वापस देखो, फर्म का निकालना पड़ेगा नेट एसेट। कैसे आएगा? ए प्लस बी माइनस एल। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। तो नेट एसेट आया 30 लाख मान लो। अब इस नेट एसेट को क्या करो, पहले पार्टनर ने जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था उस रेशियो में बांट दो, तीनों पार्टनर्स में, जो भी बांटा, 3 है 2 है 5 है, उनमें बांट दो। तो ए ने 11 लाख किया था, बी ने 8 लाख किया था, सी ने 5 लाख किया था कैपिटल कंट्रीब्यूट, तो 11, 8, 5 बांट दिया।
ये तो बढ़ गया 24 लाख, 11 + 8 + 5 24 लाख, लेकिन नेट एसेट आ रहा है 30 लाख, तो बचा कितना 6 लाख। 6 लाख जो बचा उसको PSR में बांट दो। यहाँ PSR क्या देखो क्या है, इक्वल है, तो तीनों में इक्वल बांट दिया, 2 2 लाख, 6 लाख बांट दिया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13 लाख, मिस्टर बी के लिए वैल्यू क्या आ गई 10 लाख, और मिस्टर सी के लिए वैल्यू क्या आ गई 7 लाख। ये आ गई वैल्यू, जिसको भी एओ पकड़ेगा उस पर टैक्स लगा देगा 30% की रेट से इस वैल्यू पे, बात खत्म। ये था एक स्पेशल पॉइंट पार्टनरशिप फर्म वाला, ज़्यादा काम का नहीं था लेकिन मैंने बता दिया। अब अगला और स्पेशल पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, ये इसका पॉइंट आ जाता है एग्जाम में, बैंक अकाउंट। मान लो एक एसएससी है रामलाल, रामलाल का फॉरेन में है बैंक अकाउंट, स्विस बैंक अकाउंट। उसने क्या किया, इंडिया में काला धन कमाया भयंकर तरीके से। रामलाल ने क्या किया, इंडिया में काला धन कमाया भयंकर तरीके से। काला धन मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें उसने टैक्स नहीं दिया, और उसको उसने फॉरेन हवाला के थ्रू भेज दिया और वहाँ स्विस बैंक अकाउंट में, स्विस बैंकों में जमा करवा दिया। वहाँ स्विस बैंकों में उसने उस पैसे को पटक दिया। तो बैंक अकाउंट भी एसएससी का असेट है, बैंक अकाउंट भी तो एसएससी का असेट है। असेट मतलब ऐसा मत सोच लेना कि ये लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स यही होते हैं असेट, कोई भी असेट हो सकता है, एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एनी असेट। तो रामलाल का स्विस बैंक अकाउंट एओ के पकड़ में आ गया, एओ के नोटिस में आ गया करंट ईयर में। तो अब स्विस बैंक अकाउंट आ गया, तो इसकी कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, इसकी क्या वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे स्विस बैंक अकाउंट की। तो इसमें क्या बता रखा है, उस बैंक अकाउंट में जब से उस रामलाल ने उस बैंक अकाउंट को ओपन किया था, 10 साल पहले, 20 साल पहले, जिस दिन ओपन किया उस दिन से लेकर के आज तक, जब एओ के पकड़ में आया उस दिन से लेकर के आज तक जितने भी उस अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, जितने भी डिपॉजिट हुए हैं, उन सब का सम कर दो, उन सब का क्या कर दो, सम कर दो, वही आएगी वैल्यू। तो देखो बैंक अकाउंट पकड़ में आया एओ के पास। तो देखो बैंक में क्या होता है, आपको भी पता है, डिपॉजिट भी होता है और विड्रॉल भी होता है। तो रामलाल ने स्विस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे, मान लो एक बार करवाए थे 10,000, एक बार करवाए थे 50,000, एक बार करवाए थे 40,000, एक बार करवाए थे 80,000, ये डिपॉजिट करवाए थे। उसने विड्रॉ भी कर रखे हैं, एक बार 5,000 किए थे, एक बार 7,000 किए थे, ऐसे इसने विड्रॉ भी कर रखे हैं। आपको क्या करना है, विड्रॉ को भूल जाओ, विड्रॉ को मारो गोली, उससे पैसा जो विड्रॉ किया उसको मारो गोली। ये बोलते हैं इनकम टैक्स वाले, जितना भी डिपॉजिट किया वो पूरा काला धन है उसका। इन स्विस बैंकों में उससे जितना भी डिपॉजिट किया पूरा काला धन माना जाएगा। इस सब का टोटल कर दो, टोटल करो कितना आया, 80 + 40, 120 + 50, 170 + 1 10, 180, 1,80,000, और इस पे लग जाएगा सीधा 30% टैक्स प्लस 3 गुना पेनल्टी, ये होगा। जिस दिन वो अकाउंट ओपन हुआ उस दिन से लेकर के जब एओ के पकड़ में आया उस दिन तक जितने भी डिपॉजिट है सबका टोटल कर दो, विड्रॉ को छोड़ दो, विड्रॉ को भूल जाओ, सभी डिपॉजिट का टोटल कर दो, ये आएगी बैंक अकाउंट की वैल्यू, ये आएगी फॉरेन के बैंक अकाउंट की वैल्यू। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और दे दिया, लेकिन आपने क्या किया, कोई डिपॉजिट करा है, अगर एसएससी प्रूव कर देता है उसने कोई डिपॉजिट जो किया है ना, वो कैसे किया, जैसे मान लो इस एग्जांपल में बात करूं मैं, इस रामलाल ने पहले तो ये 4 डिपॉजिट करे, ठीक है, 4 डिपॉजिट करे। रामलाल ने फिर क्या किया, 7,000 और डिपॉजिट कर दिया। कैसे किया, रामलाल ने इस अकाउंट से 7,000 विड्रॉ किए थे और इसी को वापस डिपॉजिट कर दिया। विड्रॉ किए थे, उसके काम नहीं आए, वापस डिपॉजिट कर दिया। अगर ये प्रूव हो जाता है तो कोई ऐसा डिपॉजिट किया उसने जो विड्रॉ करके किया है, विड्रॉ करके डिपॉजिट किया है, तो उसको कवर नहीं करेंगे, उसको नहीं देंगे, उस डिपॉजिट को नहीं देना। तो रामलाल ने मान लो 7,000 और डिपॉजिट करे थे इसमें, बाद में जाके कैसे करे थे, उसने पहले विड्रॉ कर लिए थे, मान लो 10 अगस्त को 7,000 रुपये विड्रॉ किए थे, फिर रामलाल ने 15 अगस्त को ये 7,000 रुपये फिर से डिपॉजिट करवा दिए। पता चल रहा है कि हाँ ये वाले ही है 7,000, ये वाले 7,000 है, तो इसको नहीं लेना। तो विड्रॉ करके डिपॉजिट किया, विड्रॉ करके डिपॉजिट किया, विड्रॉ करके डिपॉजिट किया, विड्रॉ करके डिपॉजिट किया है, विड्रॉ करके डिपॉजिट किया है, तो उस डिपॉजिट को इग्नोर कर देना। उसी अकाउंट से विड्रॉ करके मान लो डिपॉजिट कर दिया, या किसी दूसरे अकाउंट से विड्रॉ करके डिपॉजिट कर दिया, एक तरीके से ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मान लो ऐसा कर रखा है, ऐसा प्रूव हो जाता है, तो उस डिपॉजिट को इग्नोर कर देना। विड्रॉ किया और इसको डिपॉजिट कर दिया, इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, विड्रॉ किया, विड्रॉ किस में से किया होगा बताओ, इन अमाउंट में से किया होगा, इनमें से किया होगा, ये तो बैलेंस था, और वापस डिपॉजिट कर दिया। इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अगर इग्नोर नहीं करते तो डबल टैक्स हो जाता, एक जो डिपॉजिट है उसको 2 बार टैक्स लग जाता। पहले तो ये डिपॉजिट करे, फिर ये विड्रॉ करे 7,000 विड्रॉ करे, मतलब इन्हीं डिपॉजिट से विड्रॉ किया उसने, ठीक है।
अब उस 7,000 को वापस डिपॉजिट कर दिया, तो ये काली कमाई थोड़ी हुई, काली कमाई थोड़ी हुई। तो डबल टैक्स ना हो इस कारण अगर आपने विड्रॉ करके उसी विड्रॉ वाली अमाउंट को डिपॉजिट किया, विड्रॉ वाली अमाउंट को वापस डिपॉजिट कर दिया आगे, तो उसको इग्नोर करेंगे। उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। बाकी सभी डिपॉजिट का टोटल कर देंगे, लेकिन विड्रॉ करके डिपॉजिट किया है, विड्रॉ करके डिपॉजिट किया है तो उसको अपन उस डिपॉजिट को नहीं लेंगे, उस डिपॉजिट को इग्नोर करेंगे। ये आ जाएगी बैंक अकाउंट की वैल्यू। अब इसके बाद कुछ एसेट और देख लेते हैं। अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर। देखो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अनकोटेड इक्विटी शेयर जो अपन ने देख ली, अनकोटेड इक्विटी शेयर की वैल्यू देख ली अपन ने, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज देख ली। अब कोई अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, जैसे अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर्स हैं या अनकोटेड डिबेंचर है फॉरेन कंपनी के, सैम प्राइवेट लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स एसएससी ने ले रखे हैं, या सैम प्राइवेट लिमिटेड के डिबेंचर्स में एसएससी ने इन्वेस्ट कर रखा है, उनकी वैल्यू कैसे निकालोगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। लैंड और बिल्डिंग आती है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई और भी एसेट, एनी अदर एसेट, कुछ भी एसेट हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकता है, ब्लैक मनी का कोई भी एसेट हो सकता है। एनी एसेट मतलब जैसे मान लो एक मशीनरी है, या मान लो 5-6 मोबाइल आईफोन है, कुछ भी एसेट। यहाँ कोई ऐसा एसेट को एक्सप्लोर नहीं किया, एनी एसेट, कोई भी एसेट हो सकता है। या मान लो एक फर्नीचर बहुत शानदार लग्जरी फर्नीचर है, या लग्जरी मान लो कुछ टीवी वगैरह है, कुछ भी है, एनी अदर सेट। तो कोई एनी अदर सेट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब की वैल्यू कैसे निकालोगे। एक तो इनकी कॉस्ट लेंगे और इनके अपन लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट। वैल्यूएशन डेट के दिन मतलब 1 अप्रैल के दिन जो भी इनकी ओपन मार्केट वैल्यू है वो अपन को निकालनी पड़ेगी। वो अपने मन से नहीं निकालनी, आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी वैल्यूअर से। फॉरेन कंट्री का जो वैल्यूअर है वहाँ से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी आपको, वो बताएगा कि क्या वैल्यू है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उस अदर सेट की क्या वैल्यू है, या उस अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की क्या वैल्यू है। तो कॉस्ट है मान लो 10,000 और वैल्यू आ रही है 12,000, तो हायर लेंगे वो। तो सब में हायर लेना है अपन को, ऐसे जहाँ जहाँ हायर दे रखा है वहाँ हायर लेना है। कुछ जगह बैंक वगैरह में डायरेक्ट निकालने का दे रखा है, और जहाँ कंपैरिजन का दे रखा है वहाँ हायर लेना है, बस ये है। तो क्या लेंगे, कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर है। आप लोग लैंड बिल्डिंग में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्यों नहीं है। देखो फॉरेन में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ पता नहीं होता है, नहीं होता, अपन को क्या मतलब। ये फॉरेन के हैं सारे एसेट, इंडिया के एसेट नहीं है। इंडिया का एसेट होते तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाते हो, तो इंडिया वाले इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल हो जाते हैं। ये फॉरेन के एसेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन वाले एसेट पे टैक्स लेती है। अब अगला एक लास्ट चीज है इसमें, इसको और समझ लेते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल वैसे दे रखा है मैंने इसमें, नहीं वैसे देख लेते हैं अपन, यही एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एक एसएससी था अपना रामलाल, इंडिया का रेजिडेंट है मान लो ये। इसने दुबई में 1998 में लैंड खरीदी थी 50,000 की, मान लो 50,000 की लैंड परचेज करी थी 1998 में। फिर 2002 में इसने इस लैंड को सेल कर दिया, लैंड को सेल भी कर दिया 2002 में 80,000 में सेल कर दिया। करंट ईयर में इसके बारे में एओ को पता चला, करंट ईयर में एओ को पता चला कि इस रामलाल ने ये जो दुबई की लैंड परचेज करी थी ना, ये काले धन से करी थी, काली कमाई से, इंडिया की काली कमाई से करी थी। इसने दुबई में पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अब ये रामलाल तो लैंड सेल कर चुका, अब क्या होगा। अब एओ टैक्स किस पे लगाएगा। इस लैंड को रामलाल सेल कर चुका, वैल्यूएशन रेट से पहले सेल हो चुकी लैंड, तो अब एओ क्या करेगा बताओ, टैक्स किस पे लगाएगा। लैंड तो है ही नहीं, सेल हो चुकी, रामलाल सेल कर चुका। तो लैंड के केस में अगर अपन वैसे वैल्यू निकालते, मान लो रामलाल सेल नहीं करता तो क्या करते अपन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते और आज की रेट की ओपन मार्केट वैल्यू ले लेते। मान लो आज की रेट की ओपन मार्केट वैल्यू 2 लाख है और कंपेयर कर लेते और टैक्स लगा के बात खत्म कर देते, ठीक है। लेकिन ये रामलाल तो लैंड सेल कर चुका, ऐसे केस में क्या करोगे। ऐसे केस में देखो बताओ वैल्यूएशन कैसे करोगे, किस वैल्यू पे टैक्स लगाओगे। तो क्या लेना आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल प्राइस, इन दोनों का हायर लेना है, इन दोनों का लेना है हायर। 50,000 और 80,000, इन दोनों का हायर क्या आया 80,000। 80,000 में लग जाएगा 30% टैक्स। अब इसमें एक चीज़ और है, ऐसा भी तो हो सकता है रामलाल ने लैंड कम में सेल करी हो, मार्केट वैल्यू से कम पे सेल करती हो, या मान लो रामलाल ने लैंड गिफ्ट में दे दिया अपने किसी रिलेटिव को। ऐसा भी, ऐसी बदमाशी भी तो कर सकता है ये रामलाल।
तो ऐसे केस में क्या है, इन्होंने फॉर्मूले में बोल दिया आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल प्राइस और एफएमवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन उसने सेल करी थी, सेल कब करी थी, 2002 में खरीदी थी, 2002 में मान लो अप्रैल में खरीदी थी या कभी भी करी थी, तो जिस दिन उसने सेल करी थी वो भी ले लो कंपैरिजन में, और इन तीनों का कर दो हायर, इन तीनों का कर दो हायर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल प्राइस और जिस दिन उसने सेल करी उस दिन की एफएमवी, उस दिन की एफएमवी। तो मान लो रामलाल ने ये लैंड 80,000 में सेल करी, लेकिन इसकी एफएमवी थी मान लो इस दिन 1 लाख की, तो बताओ वैल्यू क्या आएगी एसेट की, 50 और 80 और 1, 50 और 80 और 1 लाख की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले में एक वैल्यू और डाल दी उन्होंने 1 लाख, ये 1 लाख की वैल्यू आ जाएगी, इस पर लग जाएगा 30% टैक्स। तो अगर असेट पहले सेल कर चुका सेसी, वैल्यूएशन डेट से पहले सेल कर चुका सेसी और एओ के नोटिस में आ गया, तो अब वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अब आपको वैल्यू ऐसे नहीं निकालनी, कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट, ऐसा नहीं करना। क्या करना आपको, कॉस्ट और सेल प्राइस और एफएमवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट और सेल प्राइस और एफएमवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, इन तीनों का जो हायर आएगा, इन तीनों का हायर ले लेना। परचेज कितने में किया, सेल कितने में किया, और जिस दिन सेल किया, जिस दिन सेल किया उस दिन क्या एफएमवी थी, उस दिन क्या एफएमवी थी, इन तीनों में से जो भी हायर आएगा वो बन जाएगी वैल्यू, और उस वैल्यू पे लग जाएगा 30% टैक्स, उस वैल्यू पे लग जाएगा 30% टैक्स। ये था अपना वैल्यूएशन करने का तरीका जो अपन ने देख लिया। इतना कुछ स्पेशल है नहीं, कुछ खास है नहीं, जनरली आपने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये बैंक अकाउंट थोड़ा सा स्पेशल था, ये आपको ध्यान रखना है, और एक ये फर्म वाला, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना काम का है नहीं वैसे फर्म वाला, फर्म का वैल्यूएशन, बाकी सब आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट आता है, इस स्पेशल पॉइंट को समझते हैं। क्या पॉइंट है ये पॉइंट क्या बोलता है, आपने क्या किया, नए एसेट में इन्वेस्ट किया, आपने फौरन में एक नया एसेट खरीदा, कैसे खरीदा, पुराने एसेट को बेच के, या तो ये आपने क्या किया, बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके नया एसेट खरीदा। तो ऐसे केस में वैल्यू कैसे निकालोगे, एक ये स्पेशल केस आता है जिसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर अपन ये वाला एग्जांपल और देख लेंगे, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रामलाल का ही लेते हैं अपन। रामलाल ने मान लो दुबई में लैंड परचेज करी, इन 1998 में परचेज करी उसने 50,000 में, ठीक है। अब रामलाल ने इस दुबई वाली लैंड को 2005 में सेल कर दिया 70,000 में, ठीक है, ठीक है, 70,000 में सेल कर दिया। मान लो मार्केट वैल्यू भी यही थी, मान लो इतना ही केस होता तो आप वैल्यू क्या लेते, एओ के पकड़ में आ गया मान लो ये लैंड, तो वैल्यू क्या लेते, 50 और 70 विच वही चाहिए, 70 ले लेते। मान लो मार्केट वैल्यू भी 70 थी, तो ये लेते आप, ये तो करते अपन, फॉर्मूला था ना अपना, अभी देखा था, कॉस्ट और सेल प्राइस और एफएमवी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। अब रामलाल ने आगे क्या किया वो अपन देखते हैं, देखो अब आगे क्या किया, ये तो देख लिया अपन ने। अब रामलाल ने इस दुबई वाली लैंड के 70,000 रुपीज़ को सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया, और सेल करके जो पैसा आया 70,000, इसको इसने दुबई का जो बैंक अकाउंट है इसका, दुबई का, दुबई के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये सब पता चल गया करंट ईयर में अपने एओ को, एओ के नोटिस में चला गया करंट ईयर में, ये सब पता चल गया करंट ईयर में एओ को। देखो यहाँ टाइम लिमिट कुछ नहीं होती, मैंने बताया 50 साल पुराना केस है वो भी खुल जाएगा, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है ब्लैक मनी एक्ट में। अब बताओ आप कितने वैल्यू पे टैक्स निकालोगे, बताओ। रामलाल ने देखो बैंक में भी डिपॉजिट किया, दुबई के बैंक में डिपॉजिट कितना आ रहा है इसका, 70,000 का डिपॉजिट आ रहा है, इसके बाद रामलाल ने कुछ डिपॉजिट नहीं किया, ये मान लो। अब बताओ वैल्यू क्या निकालोगे, रामलाल ने पुराना सेट बेच के बैंक में जमा करवाया पैसा, तो बताओ वैल्यू क्या मानोगे आप। पुराना एसेट बेच के बैंक में जमा करवाया पैसा, तो पुराने एसेट की अगर आप वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 50 और 70,000 आएगी, ठीक है। दुबई के बैंक की वैल्यू निकालोगे, डिपॉजिट कितना है, 70,000 आएगा, ठीक है, ठीक है, आपने तो ये वैल्यू निकाल दी। आप मान लो इन दोनों पे टैक्स ले लोगे 1,40,000 पे, तो बताओ क्या होगा, डबल टैक्स हो गया, ये तो डबल टैक्स हो गया ना एक तरीके से, डबल टैक्स हो गया, साफ दिख रहा है कि जो बैंक में जमा करवाया 70,000 क्या किया, पुराने सेट को बेच के जमा करवाया, डबल टैक्स हो गया। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसा केस हो, या तो आपने पुराने का बेच के नया सेट खरीद लिया,
या पुराना बेच के आपने नए मतलब बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया, या बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके नया सेट खरीद लिया। ऐसे केस में क्या होगा, जो पुराना सेट है उसकी वैल्यू कम कर देंगे, पुराने सेट की इतनी वैल्यू कम कर देंगे, मतलब एक बार ही टैक्स लेंगे। तो 70,000 है पुराना सेट, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अपन तो खाली डिपॉजिट पे टैक्स लगा देंगे, पुराने को भूल जाओ, क्योंकि ये सेल अमाउंट आपने बैंक में जमा करवा दी, तो गवर्नमेंट एक बार ही इसी डिपॉजिट वाले अमाउंट पर टैक्स लेगी। पुराने सेट को भूल जाओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जितना आपने बैंक में जमा करवाया उतने से इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। मान लो आपने बैंक में 30 जमा करवाया होता तो 30 यहाँ रिड्यूस हो जाती, तो बचती कितनी, 40। तो अल्टीमेटली वो 70 टैक्सेबल होता। तो सिंगल टैक्सेशन होगा, ये मत कर देना डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन नहीं करना। तो ये घुमा के पॉइंट दे रखा है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया। अब इसको उल्टा और लेता हूँ मैं भी, देखो आगे और लेता हूँ, इसको समझाता हूँ आपको। तो 50 और 70 ये तो था अपना पुराना सेट। आरसीसी ने क्या किया, 70,000 में पुराने सेट को सेल कर दिया। अब इस रामलाल ने 70,000 से एक न्यू बिल्डिंग परचेज करी, न्यू बिल्डिंग परचेज कर ली 70,000 में, मतलब ये 70,000 रुपीज़ पुराना सेट बेच के इसने इन्वेस्ट किए थे। ये सब एओ को पता चला, 70,000 परचेज किए थे, नई बिल्डिंग परचेज कर ली। करंट ईयर में एओ के नोटिस में आ गया। अब करंट ईयर में इस न्यू बिल्डिंग की जो एफएमवी है वो आ रही है 1 लाख, ठीक है। तो न्यू बिल्डिंग की तो वैल्यू आ जाएगी 1 लाख और 70,000, 1 लाख विच एवर जाएगा 1 लाख आ जाएगी। ओल्ड वाले की आप निकालोगे 70,000 आ रही है, तो दोनों पे टैक्स लगाओगे, दोनों में मत लगाना, पुराने को भूल जाना। जितना आपने नए में इन्वेस्ट किया है उतना पुराने वाले की वैल्यू से लेस कर देना, पुराने वाले की वैल्यू से लेस कर देना। तो पुराने वाले की 70,000 वैल्यू आ रही है, इसमें से आप जितना आपने नए में इन्वेस्ट किया वो लेस कर देना। सिंगल टैक्सेशन करना है कुल मिला के। ज़्यादा अगर आपसे दिमाग ना लगे तो आप इतना दिमाग लगा लेना, सिंगल टैक्सेशन, ऐसा नहीं कि डबल टैक्सेशन हो जाए, एक ही काले धन पे 2 बार टैक्स लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काले धन पे 1 बार लग जाएगा, अगर ऐसा हो गया एक ही काले धन पे अगर आप 2 बार टैक्स लगा दोगे तो एसएससी बर्बाद हो जाएगा बेचारा, क्योंकि इसको 3 गुना पेनल्टी और देनी है, 100 रुपये के 120 देने उसको, उसके तो 240 चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा वो। तो अगर एसएससी ने पुराना सेट बेच के नया खरीदा है तो जितना अमाउंट उसने नए में इन्वेस्ट किया है वो पुराने की वैल्यू से कम कर देना, एक तरीके से पुराने वाले एसेट को इग्नोर कर देना, फिर बस नए वाले को लेना है। कभी आप सोचो तो पुराना अलग है नया अलग है, अगर पुराना बेच के नया खरीदा है, पुराने वाले पैसे से, पुराने वाला बेच के जो पैसा आया उसी से नया खरीदा है, तो ये आपको करना है, ये काम करना है आपको। डबल टैक्सेशन मत कर देना, कभी आप सोचो कि दोनों सेट अलग है, ऐसा नहीं करना। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल में देखो सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हाउस से परचेज किया एसएससी ने 1995 में 15 लाख का, 2000 में, ईयर 2000 में सेल कर दिया 22 लाख में। इतना ही केस होता तो अपन इसकी वैल्यू क्या ले लेते, 15 और 22 बिचवरी है, 22 वैल्यू आ जाती, 22 लाख पे टैक्स लग जाता। अब 22 लाख को एसएससी ने बैंक में जमा करवा दिया फौरन में, ठीक है, बैंक में जमा करवा दिया, फौरन में बैंक में जमा करवा दिया। तो क्या केस है, अपन एक केस ले रहे हैं, हाउस ए 15 लाख में परचेज किया, परचेज सेल कर दिया 22 लाख में, फिर इस 22 लाख की जो सेल आई इसको डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट इन बैंक, कितना कर दिया, बैंक में 22 लाख डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया ये, ठीक है। अब 2001 में एक और हाउस खरीदा उसने 35 लाख का, 35 लाख का हाउस और खरीद लिया एसएससी ने, और 35 लाख का जो हाउस खरीदा वो कैसे खरीदा, बैंक से पैसा विड्रॉ करके। फिर उसने एक न्यू हाउस खरीदा, न्यू हाउस परचेज कितने का, 35 लाख का, कैसे खरीदा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किए थे और उससे खरीद लिया इसने, ठीक है, ये केस है इसमें। अब इसमें बता रखा है हाउस बी की जो वैल्यूएशन डेट पे वैल्यू आ रही है 48 लाख आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है इसकी, वैल्यूएशन डेट पे, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू क्या आ रही है इसकी 48 लाख हाउस में। और इसने बोला कि बैंक की जो वैल्यू आ रही है, बैंक अकाउंट की वैल्यू, वो भी इन्होंने निकाल दी अपने आप ही, अपने अकॉर्डिंग निकाल रखी है 60 लाख। कि ये मानो अज्यूम करो कि बैंक डिपॉजिट की वैल्यू क्या है, उसमें वो डिपॉजिट करे होंगे बाद में और करते गए होंगे, तो 60 लाख की वैल्यू है बैंक की, ये बता रखा है बैंक की, बैंक डिपॉजिट वैल्यू वो कितनी है 60 लाख, ये आपको बता रखा है,
ठीक है, अब देखो अगर पुराना बेच के नया खरीदा है या नए एसेट में इन्वेस्ट किया या बैंक में जमा करवाए हैं तो पुराने को इग्नोर करते जाना, पुरानों को इग्नोर करते जाना। तो 15 लाख का पुराना खरीदा था, 22 लाख में सेल कर दिया, लेकिन वो 22 लाख बैंक में जमा करवाती है, डिपोजिट करती है। तो एओ के नोटिस में सब चीज़ें आ गई, देखो ये सब चीज़ें एओ के नोटिस में आ गई। तो पुराने को तो भूल जाओ, हाउस ए को भूल जाओ, ये टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसका पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया बैंक में। और बैंक डिपॉजिट, जब बैंक की वैल्यू निकालते हैं तो बैंक में जितने भी डिपॉजिट आते हैं उन सभी का टोटल को क्या कर देते हैं, टैक्सेबल टोटल लेते हैं ना उसका टोटल। तो ये तो बैंक डिपॉजिट में आ गया, तो हाउस ए को तो भूल जाओ, वो तो ऑलरेडी बैंक डिपॉजिट में आ गया। अब आते हैं अपन आगे, आगे क्या हुआ, इस असेसी ने एक नया हाउस खरीदा, हाउस बी। कितने में हाउस बी खरीदा, हाउस बी 35 लाख। अभी 35 लाख कैसे खरीदा, हाउस बी जो खरीदा बैंक से पैसा विड्रॉ करके। आप बोलोगे बैंक में तो डिपॉजिट तो 22 लाख था, मान लो बाद में और कर दिया होगा उसने डिपॉजिट, और डिपॉजिट करे होंगे, तो 35 लाख बैंक से पैसा विड्रॉ करके खरीदा, ठीक है। और हाउस बी की करंट ईयर में जो वैल्यूएशन डेट पे मार्केट वैल्यू क्या है 48, तो वैल्यू क्या लेंगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच है, सबसे लेटेस्ट तो हाउस यही, सबसे लेटेस्ट तो यही है असेट, तो वैल्यू आ जाएगी 48 लाख। हाउस बी की तो वैल्यू आ गई सबसे लेटेस्ट असेट की तो 48 लाख, इसकी वैल्यू तो आ गई, इसका काम तो हो गया। हाउस ए को अपने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट हो चुका। अब बैंक डिपॉजिट की बताओ वैल्यू क्या लोगे, 60 लाख दे रखी है आपको कि जो डिपॉजिट हो रखे हैं वो कितने हैं, टोटल 60 लाख के हो रखे हैं, टोटल 60 लाख इंक्लूडिंग ये 22 लाख, 60 लाख के दे रखे, ऑलरेडी दे रखा। अज्यूम डेट वैल्यू बैंक अकाउंट एज पर कंप्यूटेड एज पर रूल इज 60 लाख। तो क्या करोगे बताओ, 60 लाख लेना ठीक है क्या, नहीं, क्यों नहीं लेना। अपन ने देखो हाउस बी को टैक्सेबल कर दिया 48 लाख, 48 लाख पे 30% लगा देंगे। लेकिन हाउस भी खरीदा कैसे था 35 लाख का, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ करके खरीदा था। तो अगर आपने बैंक से पैसा विड्रॉ करके असेट खरीदा है तो उतना अमाउंट आपको बैंक से लेस करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट से लेस करना पड़ेगा। ये देखो दे रखा है, इफ न्यू एसेट इज परचेज आउट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट और विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट, एफएमवी ऑफ ओल्ड एसेट और बैंक अकाउंट शैल बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट। तो जितना आपने नए एसेट में इन्वेस्ट किया उतने से पुराने एसेट की वैल्यू कम कर दो या बैंक की वैल्यू कम कर दो। यहाँ 3 एसेट का केस था, हाउस ए, फिर बैंक, बैंक भी तो एक असेट है, फिर हाउस बी। तो हाउस ए का तो पैसा आपने बैंक में डाल दिया, तो हाउस ए को हटाओ, बैंक में आ गया। अब नया सेट जो खरीदा हाउस बी, वो बैंक से विड्रॉ करके खरीदा, तो 35 लाख का खरीदा नया सेट बैंक से विड्रॉ करके, तो 35 लाख अपन को कम करना पड़ेगा बैंक की वैल्यू निकालने में। तो 60 माइनस 35, 25 लाख आएगी बैंक की वैल्यू, 25 लाख। 48 लाख आएगी हाउस बी की वैल्यू और 0 आएगी हाउस ए की वैल्यू। अब देख लो यही आ रहा है, हाउस ए की वैल्यू कर दी अपन ने, क्योंकि हाउस ए का पैसा अपन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, बात खत्म। हाउस ए को भूल जाओ, वो बैंक में आ गया होगा, बैंक के टोटल में आ गया होगा। बैंक की वैल्यू क्या करी अपन ने 60 लाख दे रखी है आपको, लेकिन हाउस में जो इन्वेस्ट किया था नए हाउस में वो 35 लाख बैंक से विड्रॉ करके किया था, तो बैंक की वैल्यू भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो डबल टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 35 लाख हटा दिया, ये हाउस बी की वैल्यू आ गई। अब हाउस बी की वैल्यू ये आ गई बैंक की वैल्यू। अब हाउस बी की वैल्यू कैसे आएगी, 35 लाख में आपने खरीदा था और 48 लाख की आज की डेट की वैल्यू है, तो 35 और 48 लाख इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 48 और 25 लाख इन दोनों पे लग जाएगा 30%, 48 लाख पे लग जाएगा 30% टैक्स और एक 25 लाख बैंक अकाउंट की वैल्यू पे लग जाएगा 30% टैक्स। तो अगर आपने नया सेट कैसे खरीदा है, पुराने एसेट को बेच के या बैंक से पैसा विड्रॉ करके, तो जितने अमाउंट आपने नए में इन्वेस्ट किया है उतने अमाउंट से एक तो पुराने सेट की वैल्यू कम हो जाएगी और एक बैंक अकाउंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये था, ये एग्जांपल देख लेना, इससे ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा समझ में। इसका कभी क्वेश्चन भी आता है तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा इस वाले कंसेप्ट का, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं आएगा, सेम टू सेम, बस फिगर चेंज कर देगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आएगा। वैल्यू कब की निकालेंगे अपन ने देख लिया, 1 अप्रैल की निकालेंगे। कब की निकालेंगे, 1 अप्रैल की अपन वैल्यू निकालेंगे। अब अपन आगे आते हैं इसमें। अपन ने देखा कि अपन फॉरेन एसेट की वैल्यू निकाल रहे हैं। आपके एसेट का है, फॉरेन की एसेट है, फॉरेन कंपनी के शेयर्स है, फॉरेन कंपनी की डिबेंचर्स है, फॉरेन की लैंड है, फॉरेन की बिल्डिंग है, सब कुछ फॉरेन का है। तो वैल्यू आपकी किस में आएगी बताओ। एक तरीके से जो वैल्यू निकलेगी किस में आएगी, एफएम में किस में आएगी आपकी बताओ। फेयर मार्केट वैल्यू जो आएगी आपकी, कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू विच है, ये आएगी आपकी किस में आएगी बताओ। डॉलर में आएगी, फॉरेन में डॉलर में आएगी, या तो जहाँ जिस कंट्री में आपका एसेट है वहाँ उस कंट्री में जो भी करेंसी चलती है उसी में आएगी। वो एसेट ही आपका फॉरेन का है, तो अगर आपका सेट मान लो यूएस में तो डॉलर में आएगी वैल्यू, यूरोप का सेट है तो यूरो में वैल्यू आएगी आपकी, नहीं तो पाउंड में आएगी आपकी वैल्यू, बरमुडा में आपका सेट है तो बरमुडा की करेंसी में वैल्यू आएगी। लेकिन इंडिया में टैक्स तो आपको रुपीस में देना है, इंडिया में टैक्स तो रुपीस में देना है, तो फॉरेन करेंसी को जो आपकी वैल्यू आई है उस सेट की उसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन रेट क्या यूज़ करोगे, तो उसके लिए बता रखा है तरीका कैसे कन्वर्ट करोगे। जो भी वैल्यू आई है डॉलर में, पौंड में, या यूरो में, या बरमूडा की करेंसी में, या पाकिस्तान की करेंसी में, तो उसको रुपीस में कैसे कन्वर्ट करोगे उसका तरीका बता रखा है। तो इसमें बता रखा है अपन यूज़ करेंगे आरबीआई रेट, जबकि इनकम टैक्स अपन यूज़ करते हैं एसबीआई की रेट। याद करो इनकम टैक्स था ना, मैंने देखा था रूल 115 वगैरह, क्या यूज़ करते हैं वहाँ एसबीआई रेट, यहाँ आरबीआई की रेट यूज़ करेंगे। और आरबीआई की रेट कब की, वैल्यूशन रेट की, वही 1 अप्रैल की रेट लेंगे। कब की लेंगे, 1 अप्रैल, ध्यान देना, वैल्यूशन रेट की, वैल्यूशन डेट की रेट लेनी है, मतलब 1 अप्रैल की डेट, 1 अप्रैल जो डेट अपनी वैल्यूशन डेट, 1 अप्रैल करंट ईयर का 1 अप्रैल, करंट ईयर का 1 अप्रैल, करंट ईयर का 1 अप्रैल, उस दिन की रेट लेंगे अपन, आरबीआई रेट लेंगे और उससे कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें बता रखी हैं। मान लो यहाँ आपकी वैल्यू आई, मान लो इस असेट की $25 लाख आई वैल्यू। कुछ ऐसी करेंसी में वैल्यू आई है जो करेंसी परमिटेड करेंसी है आरबीआई के द्वारा, मतलब आरबीआई के पास उसकी रेट अवेलेबल है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की करेंसी जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इनमें वैल्यू आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई की रेट लगाना, कब की, आरबीआई रेट ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर। आरबीआई की रेट जो 1 अप्रैल की होगी, आपको 1 अप्रैल की रेट दे रखी है, मान लो 10 अप्रैल की दे रखी है, 30 सितंबर की दे रखी है, या नेक्स्ट ईयर की दे रखी है, आपको कब की लेनी है, करंट ईयर के 1 अप्रैल की। जिस ईयर में उन्हें एसेट पकड़ा उस प्रीवियस ईयर, उस करंट ईयर के, उस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल की रेट लेनी है। तो 1 अप्रैल की रेट मान लो दे रखी है $1 इक्वल्स टू ₹80, इससे कर दो कन्वर्ट, $25 लाख को ₹80 से इंटू करके कन्वर्ट कर दो रुपीस में, रुपीस में आ गया, उस पर टैक्स लगा दो, उस पर टैक्स निकाल दो, तो आरबीआई की रेट से कन्वर्ट कर देना। लेकिन मान लो यहाँ पे ये 25 लाख जो डॉलर है ना, ये 25 लाख जो करेंसी है, ये मान लो बरमूडा की करेंसी है, बरमूडा करेंसी, आपका असेट बरमूडा में है, या मान लो आपका असेट पाकिस्तान में, बर्बाद देशों में है, या ऐसे देश जिसकी आरबीआई रेट अवेलेबल नहीं है, आरबीआई के पास उन करेंसी की रेट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, वो रेट अवेलेबल नहीं है कि रुपीस में कैसे कन्वर्ट करें बरमूडा को, डायरेक्ट बरमूडा की करेंसी को रुपीस कन्वर्ट कैसे करें, ऐसी आरबीआई की रेट अवेलेबल नहीं है, ऐसी कुछ करेंसी है। तो इस करेंसी को सबसे पहले आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू डॉलर। सबसे पहले तो डॉलर से कन्वर्ट करो, सबसे पहले तो किस में कन्वर्ट करो, सबसे पहले तो इस करेंसी को आप डॉलर में कन्वर्ट करो। डॉलर में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, तो बरमूडा के जो बैंक है वहाँ इसकी रेट गारंटी से अवेलेबल होगी कि $1 में कितने बरमूडा करेंसी होती है, $1 में कितनी बरमूडा करेंसी होती है, ये रेट गारंटी से अवेलेबल होगी। इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी, बरमूडा के बैंकों में अवेलेबल होगी, बरमूडा की जो सेंट्रल बैंक है उस रेट से कन्वर्ट कर दो इसको डॉलर में। तो 25 लाख बरमूडा की करेंसी है, मान लो ये होती है $5 लाख, $5 लाख US डॉलर होती है, US डॉलर में कन्वर्ट करो पहले, ये कर दिया। उसके बाद आरबीआई की रेट से इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दो। आरबीआई की रेट कौन सी, वही 1 अप्रैल वाली रेट यूज़ करो, तो वो मान लो वो है $1 इक्वल टू ₹80, तो इससे कन्वर्ट कर दो रुपीस में। तो एक तरीके से क्रॉस करेंसी लगानी पड़ेगी, जो आपका फॉरेक्स वाला होता है ना AFM में, पहले तो उस बरमूडा की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर डॉलर से उसको रुपीस में कन्वर्ट करो आरबीआई की रेट यूज़ करके। तो इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। आपको आरबीआई की रेट यूज़ करनी है, वैल्यूशन रेट की यूज़ करनी है, वैल्यूशन रेट की यूज़ करनी है, वैल्यूशन रेट मतलब 1 अप्रैल की डेट से कन्वर्ट करना है। अगर परमिटेड करेंसी है, मतलब डॉलर वगैरह है, पाउंड वगैरह है, यूरो वगैरह है, बड़े बड़े देशों की करेंसी है, तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एकदम बर्बाद देश है, बरमूडा हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, पाकिस्तान भी बर्बादी है वैसे, ऐसे देशों के लिए पहले उनको डॉलर में कन्वर्ट करो और डॉलर से फिर रुपीस में, डॉलर से फिर रुपीस में, बस ये बात था। कन्वर्ट कर लोगे इस तरह से, कन्वर्ट करने के बाद रुपीस में आपका एसेट की वैल्यू आ जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आपको टैक्स तो रुपीस में देना है, डॉलर में तो टैक्स देना नहीं है, इंडिया में टैक्स रुपीस में लगेगा, बात खत्म। अब अपन आगे आ जाते हैं, इसमें एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, बस फिर चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा अपना ये। अब अपन देखते हैं इसमें जो आपकी इंडिया के बाहर की काली कमाई पकड़ी गई है उसमें से आपको कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा क्या। तो अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम पकड़ी गई, मान लो आपने फॉरेन कंपनी के शेयर सेल कर रखे हैं, उससे आपको डिविडेंड की इनकम हो रही है, या डिबेंचर हेल्ड कर रखे हैं उससे आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो डिबेंचर से इंटरेस्ट की इनकम हो रही है या शेयर से डिविडेंड की इनकम हो रही है, कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा नहीं, ₹1 का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होगी, सीधा 30% लगेगा और कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इंडिया के बाहर का जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है ₹1 का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। कभी आप सोचो चलो इनकम टैक्स की लॉस सेट ऑफ कर लें, कुछ नहीं होगा, ग्रोस बेसिस पे 30% का टैक्स लग जाएगा। अब अगला है, आपका कोई असेट पकड़ा गया इंडिया के बाहर, दुबई में आपका कोई असेट पकड़ा गया, असेट मतलब शेयर्स पकड़े गए, फॉरेन कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स पकड़े गए,
इनकम की बात नहीं कर रही, असेट की बात कर रहा हूँ मैं। या मान लो आपका लैंड पकड़ा गया, बिल्डिंग पकड़ी गई, तो उससे कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ, उससे मिलेगा डिडक्शन। उससे डिडक्शन क्या मिलेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें दो केस है, एक तो है लैंड और बिल्डिंग का केस। तो लैंड और बिल्डिंग का केस तो बाद में आएगा, उससे पहले अपन देखते हैं लैंड और बिल्डिंग के अलावा कोई और असेट था आपका, जैसे शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे, कोई और असेट था, वो आपका एओ के नोटिस में आ गया था कि आपने वो काला धन से वो असेट में पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई असेट था, जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स थे, वो आपका पकड़ा गया, तो उसमें से कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? उसकी वैल्यू तो आप निकाल लोगे। शेयर डिबेंचर की अपने देखिए कैसे निकालते हैं अपन वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू और कॉस्ट पिच वाइज जाहिर करते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पिच वाइज जाहिर करते हैं। ठीक है, वैल्यू निकाल दिया आपने। अब उस वैल्यू में से आपको कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ, एक डिडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एक असेसी था अपना रामलाल, इसने फॉरेन कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे रुपीस में, ले लेते हैं एक बार, रुपीस लिख देते हैं 20 lakhs में। सेम एग्जांपल जो दे रखा है वही ले लेता हूँ। ये बात एओ को पता चल गई, फॉरेन कंपनी के 20 lakhs में शेयर परचेज किए थे, मान लो 2015 में, मान लो। ठीक है, अब 20 लाख जो इसने पैसा इन्वेस्ट किया था ना, इस पैसे में क्या था, दो केस था। 4 lakhs तो ऐसा था, इसका वाइट मनी थी, और 16 लाख का इसने काला धन इन्वेस्ट किया था। 4 लाख तो ऐसा था जिसपे रामलाल ने इंडिया में टैक्स दे दिया था, इसकी वाइट मनी थी जो इन्वेस्ट करी थी, लेकिन 16 लाख का इसका काला धन इसने इन्वेस्ट किया था। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि 20 लाख पूरा ही इसने ब्लैक इन्वेस्ट करा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा केस था ये। अब करंट ईयर में ये एओ के नोटिस में आ गया ये असेट, करंट ईयर में इस असेट की करंट ईयर में एओ के नोटिस में आया, और इस असेट की जो वैल्यू आ रही है, ओपन मार्केट वैल्यू इस शेयर्स की, वो आ रही है मान लो 55 लाख। कितनी आ रही है? 55 लाख। नॉर्मल केस होता तो अपन क्या करते, 20 लाख और 55 लाख विच जाए 55 लाख पे टैक्स लगा देते, यही करते। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 20 लाख का जो इसने इन्वेस्टमेंट किया था फॉरेन कंपनी के शेयर्स में, पूरा इसका काला धन नहीं था, वो 16 लाख का उसका ब्लैक था, और 4 लाख का ऐसा पैसा था जो उसने ऑलरेडी टैक्स दे दिया था, जो उसकी वाइट मनी थी एक तरीके से, जो टैक्सेबल जो इनकम पे उसने टैक्स ऑलरेडी दे दिया था। तो 4 लाख उसकी वाइट मनी उसने इन्वेस्ट करी, और 16 लाख का काला धन इन्वेस्ट किया, 16 लाख का। तो बताओ इस एसएससी को कोई डिडक्शन मिलना चाहिए कि? हाँ, मिलेगा। कितना मिलेगा? 55 लाख की वैल्यू है, इसमें से जितना उसने वाइट इन्वेस्ट किया था, वाइट बताओ कितना किया था? 4 लाख का मिल जाएगा। 51 लाख की वैल्यू आएगी, 51 लाख पे लगेगा 30%। ये है बोलता है, ये पॉइंट क्या बोलता है, अगर आपने उस अनडिस्क्लोज्ड असेट पे इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ वाइट मनी से किया था, पूरा ब्लैक नहीं था, कुछ अमाउंट वाइट मनी का था, तो जितना वाइट मनी का था उतना लेस कर दो, जितना वाइट मनी का था उतना आपका उस असेट से लेस कर देना। अब आप बोलोगे हाँ, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए था। प्रोपोर्शनेट कैसे होना चाहिए था? क्योंकि जब इन्वेस्ट किया था 20 लाख का, 2015 में किया था, करंट ईयर की बात है, करंट ईयर में वैल्यू बढ़ गई, तो वाइट की भी तो वैल्यू बढ़ी, वाइट के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए था ऐसे तो। लेकिन इनकम ये वाले जो बोलते हैं ना ब्लैक मनी एक्ट, ये नहीं करते, इनकम टैक्स वाले एक तरीके से ये नहीं करते, इसको प्रोपोर्शनेट करते हैं। किसके केस में करते हैं ये? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। अब ये एग्जांपल लेंगे अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अदर असेट में प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, अदर असेट में आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? जितना वाइट का इन्वेस्टमेंट है। ऐसा मत सोचना कि वाइट का इन्वेस्टमेंट तो 4 लाख का किया था तो उसकी वैल्यू भी तो बढ़ी, तो प्रोपोर्शनेट करके लेस करना चाहिए था, प्रोपोर्शनेट करके इसकी वैल्यू ज़्यादा आती, वो लेस करना चाहिए था। नहीं, डायरेक्टली जितना आपका वाइट का इन्वेस्टमेंट है सीधा लेस हो जाएगा। अदर असेट के केस में क्या लिखा हुआ है आप देख लो, इफ एनी असेट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फ्रॉम वाइट मनी, इनकम ऑलरेडी असेट टू टैक्स। वाइट मनी मतलब इसको ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, तो वो वाइट मनी का इन्वेस्टमेंट सीधा आपको लेस करना है। यही एग्जाम्पल है। देखो 20 लाख के शेयर खरीदे थे मिस्टर ए ने, 20 लाख में से 4 लाख का पैसा वाइट वाला था, और बाकी बचा हुआ 16 लाख उसका ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट था। उन शेयर्स की आज की डेट वैल्यू हो गई 55 लाख, और एओ के पकड़ में आ गया, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? 20 और 55 विच है 55 माइनस वाइट का इन्वेस्टमेंट, सीधा लेस कर दो। प्रोपोर्शनेट मत करना, सीधा लेस कर दो 4 लाख। ये 51 लाख की वैल्यू आ गई, 51 लाख की वैल्यू आ गई, इस पर लग जाएगा 30% टैक्स। ये था हो गया केस अदर असेट का। लेकिन मान लो आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है,
कैसे खरीदी है उसको भी अपन अब देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, एक लैंड का एग्जांपल लेते हैं। एक आपने लैंड परचेज करी थी, सेम एग्जांपल जो दे रखा है वही ले लेते हैं, 60 लाख में इन ईयर 2014, ठीक है। अब 60 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था इस लैंड में, फॉरेन में परचेज करी थी, फॉरेन की है एसेट, 35 लाख का तो पैसा था आपका वाइट मनी वाला, और बैलेंस कितना बच गया, 25 लाख का ये था ब्लैक मनी। पूरा 60 लाख ब्लैक नहीं था आपका, 35 लाख का तो ऐसा पैसा था जो जिस पे आप टैक्स दे चुके थे और वो इन्वेस्ट किया, लेकिन 25 लाख आपने अपनी काली कमाई इन्वेस्ट कर दी और करंट ईयर में एओ के नोटिस में आ गया, एओ के नोटिस में आ गया। और करंट ईयर में इस लैंड की जो एफएमवी हो गई, एफएमवी हो गई इसकी 120 लाख, 120 लाख की एफएमवी आ गई। तो अगर मान लो ये 60 लाख पूरा का पूरा ही ब्लैक होता तो 60 और 120 विच जो है 120 कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने वाइट मनी भी इन्वेस्ट करी है, तो अब क्या करनी है आपको, वाइट मनी लेस करनी है। बताओ सीधा लेस कर दोगे 120 माइनस 35, नहीं, अदर एसेट होता तो सीधा करो, लेकिन लैंड और बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपको प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा, वाइट का इन्वेस्टमेंट को प्रपोर्शनेट लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 120 लाख की लैंड की क्या हो गई, वैल्यू हो गई आज की डेट में 60 लाख से, तो इसमें वाइट के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ी है और ब्लैक की भी बढ़ी है। ऐसे शेयर्स में भी हुई थी, लेकिन शेयर्स में ये सीधा लेस करते हैं, इनकम टैक्स वाले बेनिफिट नहीं देते प्रपोर्शनेट का, यहाँ देंगे आपको। तो 120 लाख की वैल्यू है, वाइट का इन्वेस्टमेंट कितना है 35 लाख, 35 लाख लेस तो करेंगे, लेकिन पूरा सीधा लेस नहीं करेंगे। कैसे लेस करेंगे, 35 लाख के अपन प्रपोर्शनेट करेंगे। तो प्रपोर्शन देखो कैसे करोगे, ये देख लो, 120 लाख की आज की डेट की एफएमवी है, आज की डेट की एफएमवी कितनी है लैंड की, 120 लाख की है। अब देखो प्रपोर्शन कैसे करोगे, 120 लाख जो वैल्यू आज इस लैंड की है उसमें से वाइट वाला इन्वेस्टमेंट अपन को हटाना है, वाइट वाला, तो वाइट वाली वैल्यू कितनी बड़ी है, जब परचेज किया था तो टोटल वैल्यू थी 60 लाख और उसमें से वाइट कितना था 35, तो 35/60 ये वाला हटा दो, 35/60 हटा दो, वाइट वाला हटाना है तो प्रपोर्शनेट करना है अपन को, तो प्रपोर्शनेट वाला अपने आप हटा दो, कितना आएगा ये 120 माइनस 70, 50 लाख की वैल्यू आ गई, 50 लाख की वैल्यू आ गई, और 50 लाख से लगेगा 70 लाख लेस हो गया यहाँ पे, 35 सीधा लेस नहीं होगा, यहाँ आपको बेनिफिट मिल जाएगा प्रपोर्शनेट करने का। दूसरा तरीका और है इसको डायरेक्ट निकालने का, 120 लाख की आज की डेट की वैल्यू आ गई 120 लाख की, ठीक है। आपको टैक्सेबल करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया 60 लाख का, ब्लैक वाला कितना था 25 का, तो सीधा निकाल दो, 25 वाला ब्लैक का था, टोटल था 60 का, तो कितना है 50 लाख। सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, या एफएमवी में से वाइट वाला लेस कर सकते हो। वाइट वाला लेस कैसे, प्रपोर्शनेट करके, या सीधा क्या करो, आज की डेट की क्या वैल्यू है 120 लाख, और 120 लाख में से ब्लैक वाला कितना था, क्योंकि ब्लैक मनी पे टैक्स लगता है, वाइट मनी पे टैक्स नहीं लगता, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था, टोटल कितना था 60, इस 60 तो ये आज की डेट की वैल्यू 120, 60 तो 120 पे गई है, तो 25/60 प्रपोर्शनेट कर दिया, ये ब्लैक वाला था। डायरेक्ट वैल्यू आ गई ब्लैक मनी की 50 लाख, 50 लाख, इस 50 लाख पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो अमाउंट कैसे रिड्यूस होगी, एफएमवी ऑफ असेट इनटू वाइट मनी डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट ऑफ असेट, ये लेस करनी है। सेम टू सेम एग्जांपल लिया मैंने, 60 लाख में खरीदा, 60 लाख में से 35 लाख वाइट वाला था और बाकी 25 लाख ब्लैक वाला था। आज की डेट में इस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी 120 लाख, तो एफएमवी में से कितनी अमाउंट लेस करनी है आपको, 120 इंटू 35/60, 70 लेस करनी है, तो 50 लाख क्या होगी, इसकी वैल्यू दी जाएगी। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट कैसे निकालते, एफएमवी 120 है, ब्लैक वाला इन्वेस्टमेंट कितना है 25 लाख का, तो 120 इंटू 25 बाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया 60, तो ऐसे प्रपोर्शनेट भी कर सकते थे। तो वाइट मनी में टैक्स मत कर देना यहाँ लगता है ब्लैक मनी। तो इनकम में से तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, फॉरेन की जो इनकम है वो तो ग्रोस रेसिप्ट टैक्सेबल होगी, लेकिन असेट में से डिडक्शन मिल जाएगा। असेट में डिडक्शन क्या मिलेगा, जितना पैसा आपका वाइट का इन्वेस्टमेंट किया उतना डिडक्शन मिल जाएगा। अगर अदर असेट है
तो जितना वाइट का इन्वेस्टमेंट है वो एफएमवी में सीधा लेस कर देना, सीधा एफएमवी से लेस कर देना। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्रपोर्शनेट करके, प्रपोर्शनेट वाला बेनिफिट दे देना सेबी को। क्या दे देना? प्रपोर्शनेट वाला बेनिफिट देके लेस कर देना। ये आ जाएगी एसेट की वैल्यू। ये था आपका चैप्टर, और क्वेश्चन जो होगा बस यहीं तक फ्रेम होगा, और इसमें भी कोई टेक्निकल क्वेश्चन कभी भी फ्रेम नहीं होगा। पहले ये जो एक्ट होता था ना, आपका एक पेपर होता था इंटरनेशनल टैक्स का अलग से इलेक्टिव पेपर, उसमें हुआ करता था। वहाँ इतने बेसिक क्वेश्चन आते थे, 10 20 मार्क्स का आता था वहाँ ये चैप्टर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इस लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आते थे, ये हाल थे वहाँ पे। तो अभी भी यही हाल रहेंगे इस चैप्टर के, कुछ भी टेक्निकल इसमें आने के कोई चांस है ही नहीं। अब इसमें पेनल्टीज़ के बारे में बता रखा है, वो अपन देख लेते हैं क्या पेनल्टीज बता रखी है। पेनल्टी में से देखो सबसे पहले बता रखा है, अगर आपका ब्लैक मनी पे टैक्स निकलता है तो टैक्स तो देना ही है 30%, और 3 गुना पेनल्टी लगेगी, 3 टाइम्स आपकी पेनल्टी लगेगी। बस ये पेनल्टी आपको याद रखनी है बस, बाकी सब पेनल्टी फालतू है, रीड करना हो तो कर लो एक बार। ये तो होगी पहली पेनल्टी, 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। तो अगर आपकी 100 रुपीज़ की ब्लैक मनी पकड़ी गई तो 100 का 30% करोगे, 30 रुपीज़ का तो जाएगा टैक्स, और 30 रुपीज़ जो आया उसका 3 गुना कर दो, 90 रुपीज़ की पेनल्टी। तो 30 + 90 120 देना पड़ जाएगा, 100 का देना पड़ जाएगा 120। ये तो हो गई पेनल्टी नॉर्मल। अब दूसरा केस, आपका मान लो फॉरेन में कोई एसेट था या फॉरेन की इनकम थी, लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। याद करो, मैंने जब आपको रिटर्न फाइलिंग पढ़ाया था इनकम टैक्स में सेक्शन 139(1), उसमें अपने देखा था कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इंडिया के बाहर अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है या इंडिया के बाहर आपका कोई एसेट है, याद करो, इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है या इंडिया के बाहर कोई भी एसेट है, आपको रिटर्न कंपलसरी फाइल करनी पड़ती है। इंडिया के बाहर आपका कोई भी अकाउंट है या रिटर्न क्या बोलते हैं, इंडिया के बाहर कोई भी अकाउंट है या इंडिया के बाहर कोई भी एसेट है, तो आरओआर जो होता है, आरओआर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसको कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। लेकिन उस आरओआर ने रिटर्न फाइल नहीं करी, उसके इंडिया के बाहर अकाउंट था या इंडिया के बाहर उसकी एसेट थी या इंडिया के बाहर उसकी इनकम हो रही है फॉरन, उसे रिटर्न फाइल नहीं करी, 10 लाख की पेनल्टी लगती है ब्लैक मनी एक्ट में। वहाँ तो लगेगी इनकम टैक्स वो अलग, यहाँ 10 लाख की पेनल्टी है, 10 लाख की पेनल्टी लगती है। इसके अलावा आपने रिटर्न तो फाइल करी, लेकिन रिटर्न में गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करी, आपका एसेट कुछ और था, आपने कुछ और बता दिया, या इनकम कुछ और थी, कुछ और बता दी, गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करी, तो भी 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। अब इसमें एक चीज़ बता रहा है कि ये इंडिया के बाहर आपका कोई बैंक अकाउंट था, फॉरन में स्विस बैंक अकाउंट था, या मान लो आपके 5 अकाउंट थे इंडिया के बाहर, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। लेकिन इसे छूट दे दी, अगर उन बैंक अकाउंट में सभी में मिला के एग्रीगेट बैलेंस 5 लाख तक का है, इंडिया के बाहर जो आपके बैंक अकाउंट थे उन सभी में मिला के एग्रीगेट बैलेंस 5 लाख तक का है, तो फिर पेनल्टी नहीं लगेगी, फिर यहाँ वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। इनकम टैक्स लगेगी, जो लगेगी वो अलग बात है, यहाँ नहीं लगेगी। ये ब्लैक मनी एक्ट की पेनल्टी है, इनकम टैक्स की पेनल्टी नहीं है, ये अलग ब्लैक मनी एक्ट की पेनल्टी है। तो 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। लेकिन इंडिया के बाहर जो आपके बैंक अकाउंट है उन सभी में, जितने भी अकाउंट है उन सभी में एग्रीगेट बैलेंस कितना है, 5 लाख तक है, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। आगे बता रखा है आपका टैक्स बनता है, एओ क्या भेजेगा यहाँ आपको डिमांड नोटिस। देखो इसमें जो ब्लैक मनी में जो प्रोसीडिंग होंगी ना, सेम टू सेम इनकम टैक्स जैसी होंगी, वही एओ होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ नया बंदा लेके आएंगे इसके लिए, वही एओ होगा, वही डिपार्टमेंट वाले होंगे, वही कमिश्नर वगैरह सब वही होंगे। सेम डिमांड नोटिस जाएगा, 30 डेज में पेमेंट करना आपको, 30 डेज में पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, आप बन जाओगे असेसी इन डिफॉल्ट, और आपको क्या देना है, टैक्स देना 30%, 3 गुना पेनल्टी वो तो देनी है। साथ में अगर आप 30 डेज में पेमेंट नहीं करते तो जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी और दो, और मजे लो, और डिपार्टमेंट वाले आपके मजे लेंगे। 30% टैक्स देने के बाद उतनी पेनल्टी और लग जाएगी आपके, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो, पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करते हो तो फिर पेनल्टी आपकी एक और लग जाएगी, ये वाली। अगला बता रखा है, आपसे डिपार्टमेंट वालों ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर नहीं दिया आपने, या साइन नहीं करा आपने, या आपने मान लो आपको समन भेजा गया, बुक्स वगैरह मंगाई गई, डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए, आपने उससे कंप्लाई नहीं करा, तो 50,000 से 2 लाख की, 50,000 से 2 लाख की ये पेनल्टी लग जाएगी। तो यहाँ थोड़ी सी ये पेनल्टी लगती है, जो पेनल्टी आपको देखनी है। इसमें बस मेन पेनल्टी कौन सी है, 3 टाइम वाली पेनल्टी है, याद रखना, 3 टाइम लगती है। जो भी आपकी ब्लैक मनी पकड़ी गई, 30% टैक्स प्लस 3 गुना पेनल्टी, कोई सरचार्ज सेस वगैरह यहाँ नहीं होता। अब देखते हैं अपन ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन, अब आपको जेल में भी चढ़ना पड़ेगा। ब्लैक मनी एक्ट में जेल भी थोड़ी सी स्पेशल टाइप की जेल है, स्पेशल टाइप में आपको इसमें चढ़ना पड़ेगा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, आपको वहाँ काम करवाया जाएगा, मजदूरी करवाई जाएगी, चक्की पिसवाई जाएगी आपको। अब इसमें पहले बता रखा है, आपने जानबूझ के रिटर्न फाइल नहीं करी, आपका सेट था फॉरन में, फॉरन इनकम थी, आप रिटर्न फाइल नहीं करी, या रिटर्न में गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करी, 10 लाख का तो पेनल्टी लगेगी, साथ में 6 महीने से 7 साल की जेल, 6 महीने से 7 साल की जेल हो, 6 मंथ्स टू 7 ईयर की आपको जेल हो जाएगी, फाइन देना पड़ेगा वो अलग। इसके अलावा आपने टाइम पे टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, 3 साल से 10 साल तक की जेल, 3 साल से 10 साल तक की जेल।
चुपचाप पेमेंट कर देना, वो आपके नोटिस आते ही 3 ईयर टू 10 ईयर की जेल हो जाएगी। इसके अलावा आपने गलत बयानबाजी करी, गलत आंसर दिए, इनकम टैक्स वालों ने आपसे कुछ चीज़ें पूछी, गलत आंसर दिए, गलत बयानबाजी करी, तो 6 मंथ से 7 ईयर की जेल। इसके अलावा अगला पॉइंट है जो सीए है या कंसल्टेंट वगैरह है उनके लिए, अगर एसएससी के सीए ने एसएससी को क्या हुआ, एसएससी को गलत कामों के लिए उकसाया कि तू क्या कर, तू झूठ बोल देना या तू ऐसा बोल देना, तू इस स्टेटमेंट को इस तरह से घुमा देना, ऐसा किया एसएससी के सीए ने, तो सीए को भी क्या होगी 6 मंथ से 7 ईयर की, 6 महीने से 7 साल की, तो सीए को भी होगी। इसके बाद बता रखा है इनमें से कोई सा भी कांड आप फिर से करते हो, ऊपर वालों में से कोई सा भी कांड आप फिर से करते हो तो आपकी जेल क्या हो जाएगी 3 to 10 ईयर, 3 साल से 10 साल की जेल होगी, और फाइन लगेगा फिर तगड़ा, अलग से कोर्ट लगाएगा फाइन, 5 लाख से 1 करोड़ का फाइन अलग होता है, पेनल्टी अलग होती है, पेनल्टी तो ऊपर लगती है वो अलग है, ये फाइन जो होता है वो कोर्ट लगाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 5 लाख से 1 करोड़ का ये फाइन लगेगा। ये ऑफेंस प्रोसिक्यूशन बिल्कुल बकवास है, कुछ काम का नहीं है, बात खत्म, अगर नहीं भी देखोगे तो भी। अब आप बोलोगे इतना ही है कि ब्लैक मनी एक्ट, और भी है काफ़ी सारे सेक्शन, आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में इतना ही है। आगे वाले जो सेक्शंस हैं, जो असेसमेंट वाला पार्ट है कि ब्लैक मनी में नोटिस कैसे जाता है, सेम टू सेम सब इनकम टैक्स वाले ही हैं, वही सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही चलता है, सब कुछ ट्रायल वैसे ही होता है वहाँ पे जो होता है सब कुछ। हाँ बस इसमें वो लिमिट नहीं है, जैसे वहाँ 147 में अपना इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लिमिट होती थी 10 ईयर की, यहाँ वो लिमिट नहीं है, या छूट दे रखी है इनको, 50 साल पहले का केस हो चाहे 60 साल पहले का, कभी कभी केस हो खोल देते हैं और खोल के टैक्स वसूलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, अब ये आपकी इनकम है, इनकम टैक्स वाली इनकम एक तरीके से, तो मान लो ये इनकम आपकी फॉरेन की ब्लैक मनी वाली इनकम टैक्स में पहले टैक्सेबल हो गई, पहले मान लो पकड़ी गई थी, पहले 147 में मान लो पकड़ी गई थी, 147 में उन्होंने 10 साल का टाइम लिमिट होता है उसमें पकड़ लिया था और वहाँ टैक्सेबल कर दिया, तो यहाँ करेगा क्या, नहीं, एक जगह ही होगी। अगर इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो गई, इनकम टैक्स में आपके टैक्स लग गया, पेनल्टी लग गई, यहाँ नहीं लगेगी, फिर ऐसा नहीं कि वहाँ भी लग गई यहाँ भी लग गई, दोनों एक्ट में लगेगी, दोनों में एक्ट में लग गई, अगर आप बर्बाद हो जाओगे। 100 रुपये के 120 रुपये तो यहाँ देने हैं आपको, 30% टैक्स, 3 गुना पेनल्टी, और फिर वहाँ भी तो लगता है, वहाँ अगर मान लो आप नॉर्मल टैक्स लेते हो तो नॉर्मल टैक्स भी जो भी रेट है 30% मान लो, कंपनी की 30% होती है, और इंडिविजुअल की भी स्लैब लगता है तो 30% पे जाता है हाईवे वाला, तो फिर पेनल्टी होती है वहाँ पे, आपको पता है, तो 50% 200%, याद करो, मिस रिपोर्टिंग 200% वाली लग जाती है, 200% ऑफ टैक्स, मतलब 2 गुना, वहाँ 2 गुना ही लगती है। हाँ अंडर रिपोर्टिंग नॉर्मल होता है तो 50 लगती है, वो तो और भी आधी लगती है वो तो, लेकिन मिस रिपोर्टिंग होती है तो 2 गुना लगती है ना वहाँ पे, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ 3 गुना है, तो वहाँ लग गई तो यहाँ नहीं लगेगी। और मान लो आपका केस यहाँ पकड़ा गया तो इनकम टैक्स में वापस नहीं खुलेगा, वो यहीं खुल गया तो यहाँ काम खत्म, क्योंकि दोनों एक्ट एक दूसरे से लिंक है। हाँ अलग अलग एक्ट है वो बात अलग है, पर लिंक है एक दूसरे से। तो अगर वहाँ टैक्सेबल हो गया, वहाँ आपकी ब्लैक मनी पकड़ी गई फॉरेन वाली, तो वहाँ टैक्सेबल, बात खत्म, यहाँ छोड़ो। पर अब क्या होता है, ये पहले के होते थे, पहले के केस मान लो वहाँ खुल चुके जब ब्लैक मनी एक्ट नहीं आया था, तो फिर वहाँ लग गए। लेकिन मान लो अब तो क्या होता है, अब तो एओ इंडिया के बाहर की ब्लैक मनी को यहीं पकड़ता है। क्यों पकड़ता है, डिपार्टमेंट लोगों को यहाँ ज़्यादा फायदा है, यहाँ पेनल्टी ज़्यादा है, यहाँ पेनल्टी 3 गुना है, इनकम टैक्स में तो 2 गुना ही है, मिस रिपोर्टिंग में 2 गुना ही तो है, 200% ऑफ टैक्स 2 गुना ही है, यहाँ 3 गुना है। और अगर वो इंडिया की अनडिस्क्लोज इनकम की तरह माने, 78% वाला रेट लगाए, 78% वाला, तो उसमें तो 78% में सब कुछ आ गया, टैक्स भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, और उसकी पेनल्टी कितनी होती है अगर आपने देखा हो, अगर मैं आपको ज़्यादा दिमाग लगवाऊँ तो 10% की वो लगती है, 78 + 10 88%, कम है वो भी। फिर वो 200 नहीं लगती कि वहाँ 88 भी लगती है और 200 भी लगती है, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनकम टैक्स में पेनल्टी कम है, यहाँ ज़्यादा पेनल्टी है, सबसे ज़्यादा पेनल्टी है ब्लैक मनी एक्ट में। तो आगे के जो केस होते हैं सब ब्लैक मनी में खुलते हैं, इंडिया के बाहर वाले। इंडिया के बाहर वाला अगर काला धन पकड़ा जाता है तो एओ जो है ना, ये ब्लैक मनी एक्ट वाला ही नोटिस भेजता है, इनकम टैक्स वाला नहीं भेजता, उनके फायदा यहाँ होता है ज़्यादा एओ पे। एक तो यहाँ टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी भेजो, दूसरा है पेनल्टी वगैरह भी ज़्यादा है, पेनल्टीज वगैरह भी ज़्यादा है, और इस प्रोविजन भी इसके हार्श प्रोविजन है, इसमें जेल वगैरह भी ज़्यादा होती है, ये सब कुछ है इसमें। ये था आपका ब्लैक मनी एक्ट, ये जो कंप्लीट कर लिया अपन ने। क्या था ब्लैक मनी एक्ट, एक बार फिर से देख लो। इंडिया के बाहर की जो भी आपकी काली कमाई है 30% से टैक्स लगेगा, काली कमाई पे लगेगा, ध्यान देना। अगर आपने वाइट मनी से इन्वेस्ट किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डरने वाली बात नहीं है। आपने इंडिया में पैसा कमाया, उस पर चुपचाप आपने टैक्स दे दिया। जैसे मान लो मैंने पैसा कमाया इंडिया में और उसमें मैंने चुपचाप जो भी टैक्स बनता है पूरा का पूरा जमा करवा दिया। अब उस पैसे से जो मैंने टैक्स जमा करवा दिया गवर्नमेंट को, मान लो मैंने 10 करोड़ रुपये कमाए, 4 करोड़ का टैक्स बना, 4 करोड़ जमा करवा दिया, अब मेरे पास बचे 6 करोड़ रुपये, 6 करोड़ बचे। अब 6 करोड़ को मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूँ, चाहे न्यूयॉर्क में करूँ, चाहे दुबई में करूँ, चाहे इंडिया में करूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को घबराने वाली बात नहीं। लेकिन मान लो मैंने 10 करोड़ रुपये कमाए, गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, मैंने सारा कैश में काम किया, 10 करोड़ रुपये कमा के गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं दिया, और अब 10 करोड़ को मैं
सोचता हूँ कि अब इंडिया में तो इन्वेस्ट करने में दिक्कत आती है, मोदी जी ने प्रोविजन काफ़ी हार्श बना दिए, आजकल कैश ज़्यादा काम नहीं आता, मैं करता हूँ हवाला से 10 करोड़ को भेज देता हूँ दुबई और 10 करोड़ का वहाँ ले लेता हूँ घर, तो ये ब्लैक मनी एक्ट जाता है। तो काली कमाई पे लगता है, आप इंडिया में पैसे कमाते हो, काला धन कमाते हो, जो काला धन मतलब जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया, टैक्स दे दिया तो वाइट मनी हो गई, वो होता है काला धन, और उसको आपने फिर फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर लगता है 30%। तो जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या तो ये अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट, मेनली इसमें अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट होते हैं कि आपने इंडिया के बाद असेट में इन्वेस्ट कर दिया अपना काला धन, तो 30% से टैक्सेबल हो जाता है। किस पे होता है, या तो आप करंट ईयर में रेजिडेंट हो या करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं हो, लेकिन जिस ईयर में आपने असेट में इन्वेस्ट किया था उस ईयर में रेजिडेंट थे, आपके लग जाएगा ब्लैक मनी एक्ट। कब टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में वो असेट एओ के नोटिस में आएगा, वो कौन से ईयर में आएगा, आपके क्वेश्चन कौन से ईयर का है, करंट ईयर का, तो करंट ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। असेट की वैल्यू कैसे लोगे, एफएमवी निकालनी पड़ेगी। एफएमवी क्या होती है, कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू विच ओवर हायर, कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू विच ओवर हायर होती है, सभी एसेट की ऐसे होती है। अब इसमें बैंक वाले एसेट की बैंक अकाउंट की थोड़ी स्पेशल है। बैंक अकाउंट की आप वैल्यू कैसे निकालोगे, उस बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग से जिस दिन आपने बैंक अकाउंट खोला उस दिन से लेकर के जितना भी डिपॉजिट था सभी का टोटल कर देना, डिपॉजिट वालों का, विड्रॉ को इग्नोर करना। लेकिन कोई अमाउंट आपने विड्रॉ करके डिपॉजिट करी है तो उसको इग्नोर कर देना, उस वाले डिपॉजिट को इग्नोर कर देना, बाकी सारे डिपॉजिट का टोटल कर देना, ये बैंक अकाउंट की वैल्यू आ जाएगी। बाकी सभी एसेट की वैल्यू क्या आती है, कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू विच ओवर हायर, ये आती है। एक फर्म में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब एक तरीके से फर्म में अगर आप पार्टनर हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसका एक स्पेशल तरीका है, नेट एसेट निकालना पड़ता है A+B- L करके। नेट एसेट को पहले आप कैपिटल रेशियो में बांट दो, बैलेंस को PSR में बांट दो बस, और बाकी की तो सबकी वैल्यू वही है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज, कॉस्ट और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर। फिर अपन ने देखा, अगर आपने क्या किया, एओ को पता चला कि आपने एसेट पहले बेच दिया तो वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस्ट और सेल प्राइस विच एवरेज हायर, कॉस्ट और सेल प्राइस और एफएमवी ले लो। अगर एफएमवी मान लो सेल आपने कम पे किया है तो एफएमवी विच एवरेज हायर, ये कर दिया। अब इसमें आगे बता रखा है, अगर आपने मान लो पुराना सेट बेच के नए में इन्वेस्ट किया या बैंक से पैसा विड्रॉ करके नए में इन्वेस्ट किया, तो पुराने सेट की और बैंक की वैल्यू आपकी अपने आप कम हो जाएगी। जितना आपने नए में इन्वेस्ट किया वो पुराने से कम कर देना, नहीं तो क्या होगा, डबल टैक्स, नहीं तो क्या होगा, डबल टैक्स। ये एग्जांपल आप देख लेना, मैंने समझा दिया था आपको। वैल्यूएशन क्या होगी, वैल्यूएशन डेट 1 अप्रैल होगी, जिस ईयर में एओ ने आपका सेट पकड़ा उस प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल, मतलब एक तरीके से 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर, वो होगी वैल्यूएशन डेट। अब आपकी जो वैल्यू आई एफएमवी वो तो फॉरेन करेंसी में आई है, उसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, आरबीआई की रेट से, आरबीआई की रेट लगे कब की, 1 अप्रैल की रेट लेंगे आरबीआई की, और उससे अपन रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे। आगे बता रखा है कोई डिडक्शन मिलेगा क्या, तो फॉरेन की इनकम से तो कुछ नहीं मिलेगा, फॉरेन का जो असेट पकड़ा गया उससे डिडक्शन मिल जाएगा आपको, जितना आपने व्हाइट मनी का इन्वेस्टमेंट किया वो डिडक्शन मिल जाएगा, अदर साइड में सीधा मिल जाएगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, एफएमवी में से क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। फिर अपने देखा पेनल्टी कितनी लगती है, 3 गुना पेनल्टी लगती है, बाकी पेनल्टी फालतू है, ऑफेंस प्रोसिक्यूशन फालतू है, 3 गुना पेनल्टी वो लगेगी आपके। टैक्स तो देना ही है 30%, कोई सरचार्ज नहीं है, कोई सेस नहीं है, इनकम टैक्स से जोड़ मत देना इसको, तो 30% टैक्स प्लस 3 टाइम्स पेनल्टी लग जाएगी, जो भी टैक्स आया उसका 3 गुना, उसका 3 गुना। ये था ब्लैक मनी एक्ट। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा आपके, आएगा तो कुछ नया फ्रेम होने की कोई चांस है नहीं, फिगर वगैरह चेंज करके, नाम वगैरह चेंज करके। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के चांस है 4 to 5 मार्क्स मैक्सिमम, या तो ब्लैक मनी एक्ट से आ सकता है या टैक्स ऑडिट वाले चैप्टर से आ सकता है, दोनों में से एक चैप्टर से तो गारंटी से क्वेश्चन आएगा। अब अपन आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, रविंदर एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के चला गया और यूके में सेटल हो गया, कब, फ्रॉम 10 अप्रैल 2016, 10 अप्रैल 16 से वो यूके में सेटल हो चुका, यूके में रहता है वो, मतलब रविंदर क्या है अभी, नॉन रेजिडेंट है। और उससे पहले तो इंडिया रहता था वो, 2000 अप्रैल 2008 से वो इंडिया ही रहता था और 2016 तक इंडिया रहता था, मतलब 2008 से 2016, 2008 to 16 वो क्या था, रेजिडेंट था, ठीक है। अब उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 200 लाख रुपीस से दे रखा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 200 लाख की मलेशिया में खरीदी थी 13-14 में, मतलब जब वो रेजिडेंट था इंडिया का, जब वो इंडिया का रेजिडेंट था तब उसने 200 लाख की मलेशिया में प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है। ये बात एओ को पता चल गई करंट ईयर में एओ को पता चल गई, एओ ने उसको नोटिस भेज दिया और बोला कि आपके टैक्स लगेगा। इसके बाद तो जो रविंद्र को ज्ञान देने वाला उसका कंसल्टेंट था, उसने बोला रविंद्र को कि वो अब तो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि इंडिया छोड़ के चला गया, अब वो यूके में सेटल हो गया, अब तो नॉन रेजिडेंट है, 2016 में इंडिया छोड़ के चला गया था, तो नॉन रेजिडेंट हो करंट ईयर में, तो करंट ईयर में वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसको नोटिस नहीं इशू किया जा सकता।
ऐसा उसका कंसल्टेंट उसको ज्ञान दे रहा है, ऐसा उसका सीए उसको ज्ञान दे रहा है। बताओ जो रविंद्र को नोटिस आया वो टेनेबल है क्या? डिपार्टमेंट वालों ने ठीक किया क्या नोटिस भेज के? हाँ बिल्कुल ठीक किया। मैंने बोला क्या था, एसएससी मतलब क्या होता है, या तो करंट ईयर में रेजिडेंट हो, जिस ईयर में वो एओ नोटिस भेज रहा है, जिस ईयर में एओ के नोटिस में आया असेट उस ईयर में वो रेजिडेंट हो, करंट ईयर में रेजिडेंट हो, या करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं लेकिन जिस ईयर में वो असेट खरीदा एसएससी ने, जिस ईयर में एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया उस ईयर में रेजिडेंट हो इंडिया का। तो देखो एसएससी ने असेट कब खरीदा था प्रॉपर्टी 200 लाख की मलेशिया में 13-14 में, और 13-14 में तो रेजिडेंट था ना, इंडिया छोड़ के कब गया था 2016 में, 13-14 में तो रेजिडेंट था। तो बताओ रविंद्र को नोटिस भेजा जा सकता है, उसका कंसल्टेंट गलत बोल रहा है कि उसको नोटिस नहीं भेजा जा सकता, उसको भेजा जा सकता है, उसकी इनकम पे 30% टैक्स लग जाएगा। तो थियरी का क्वेश्चन था, बिल्कुल एसएससी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, मैंने बताया था एसएससी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो नोटिस भेजना है बिल्कुल टेनेबल है, ये कीवर्ड ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं इसमें बनने, बस इन्होंने वो 30% की डेट और लिख दी, ये भी आप लिख देना, जबकि पूछी नहीं है लेकिन लिख दी कि 30% टैक्सेबल होती है ब्लैक मनी, ये आप भी लिख देना, लाइन एक लाइन लिखने में क्या जाएगा। बाकी फिर वो एसएससी के बारे में बता दिया, एसएससी की डेफिनेशन बता दी, और एसएससी की डेफिनेशन में ये रविंद्र आ जाएगा और इस पे लग जाएगा ब्लैक मनी एक्ट। अगला क्वेश्चन, ये थियरी का क्वेश्चन है, क्या है, मिस्टर पिल्लू मैनेजिंग डायरेक्टर है अशोक प्राइवेट लिमिटेड का सूरत में, मैनेजिंग डायरेक्टर था अशोक प्राइवेट लिमिटेड का, एक सूरत में कंपनी उसका। जून 2009 में वो रिटायर हो गया था उस कंपनी से और इंडिया को परमानेंटली छोड़ के चला गया। कब? जनवरी 2012 में, जनवरी 2012 में इंडिया को परमानेंटली छोड़ के चला गया। अब वो इंडिया नहीं रहता। करंट ईयर में क्या हुआ, इनकम टैक्स वालों को पता चला, डिपार्टमेंट वालों को, जो डायरेक्टर है, जो इनकम टैक्स का असेसिंग ऑफिसर, को पता चला कि मिस्टर पिल्लू ने क्या किया, 2008-9 में इंडिया के बाहर 500 लाख के असेट खरीदे थे, जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी थी, बैंक का डिपॉजिट भी था, टोटल मिला के कितने थे 500 लाख के, जो उसने अपनी रिटर्न वगैरह में दिखाए नहीं थे। तो डिपार्टमेंट वालों ने मिस्टर पिल्लू को नोटिस भेज दिया। ठीक है, मिस्टर पिल्लू बोल रहा है कि 10 ईयर्स निकल चुके हैं, करंट ईयर में नोटिस आया, और ये बात कब की हो रही है, 8-9 की, 2008-9 की बात हो रही है। तो मिस्टर पिल्लू बोल रहा है कि इनकम टैक्स का 10 ईयर का टाइम होता है, 10 ईयर का टाइम होता है, वो तो निकल चुका है, तो मेरे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, और ब्लैक मनी में नहीं हो सकती। मिस्टर पिल्लू तो करंट ईयर में नॉन रेजिडेंट है। बताओ, डिस्कस करो आप, अब पूरा थियरी लिखना है, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पिल्लू अंडर ब्लैक मनी एक्ट एंड स्टेट प्रोसीजर मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट, सब कुछ थियरी लिखनी है, पूरी की पूरी थियरी इसमें चेपनी है आपको। बताओ, इसको नोटिस भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं क्या इसको नोटिस? भेज सकते हैं। क्यों? पहले देखो वो सूरत में रहता था, इंडिया छोड़ के कब गया, 2012 में इंडिया छोड़ के गया है, और उसने एसेट कब खरीदे, 2008-9 में 500 लाख के, 8-9 में। तब तो क्या था, वो रेजिडेंट था। करंट ईयर में चलो नॉन रेजिडेंट है, अब इंडिया छोड़ के रह गया बाहर, इंडिया के बाहर रहता है वो, लेकिन तब तो क्या था, वो रेजिडेंट था, तो उसको नोटिस भेजा जा सकता है। मैंने बोला था या तो करंट ईयर में रेजिडेंट है, या करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं है लेकिन जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट किया उस ईयर में रेजिडेंट है, तो तब तो रेजिडेंट था, तो नोटिस भेजा जा सकता है, और 30% का इसका टैक्स लगाया जा सकता है। यहाँ कोई 10 ईयर्स की टाइम लिमिट नहीं होती, वो इनकम टैक्स वाला कुछ काम का नहीं है, 10 ईयर्स का टाइम लिमिट, यहाँ कितने भी साल पुराना केस हो ओपन हो सकता है। वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू निकालने के लिए वो अपन करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ओपन मार्केट वैल्यू विच जाया करते हैं। बैंक के केस में वैल्यू कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डिपॉजिट, ये भी पूछा है, ये भी थियरी पूछी है, देखो ये लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू एंड मेथोडोलॉजी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, ये भी बताओ आप, तो वो भी बता दिया मैंने, निकालनी नहीं है, बस थियरी पूछी है आपसे, 3 गुना पेनल्टी लगती है, ये भी लिख दी उन्होंने नहीं, तो पूरी थियरी यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी उन्होंने। तो इस पिल्लू जो भी है, पिल्लू इस पिल्लू का कंटेंशन गलत है, इसको नोटिस भेजा जा सकता है। तो क्वेश्चन 1-2 सेम टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ी थियरी और पूछ ली क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 3 क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। एक अपार्टमेंट है, कंट्री एक्स में है एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग, जो 80 ने कितने में कब खरीदी, 1988 में खरीदी 10 लाख में, और 2003 ईयर में सेल कर दी 30 लाख में। ठीक है, 10 लाख में खरीद के 30 लाख में सेल कर दी। फिर उसके बाद इस 30 लाख को बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है, कंट्री एक्स वाले बैंक में जमा करवा दी वहाँ। फिर 2004 में 45 लाख की एक और बिल्डिंग खरीदी, और 45 लाख की बिल्डिंग कैसे खरीदी, इन्वेस्टमेंट इन न्यू अपार्टमेंट मेड थ्रू विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट, बैंक से विड्रॉ करके खरीदी। अब न्यू अपार्टमेंट को अभी बेचा वगैरह नहीं है, और उस न्यू अपार्टमेंट की जो वैल्यूएशन रेट को वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 55 लाख, 45 लाख में खरीदी, 55 लाख की वैल्यू आ रही है, तो हायर लोगे तो क्या आएगी न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू 55 लाख,
यही पूछा है। पूछा क्या देखो इसमें, व्हाट वुड बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू अपार्टमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 45 लाख है और वैल्यूएशन डेट को वैल्यू क्या है 55, 45 और 55 बीच हो जाए 55 लाख वाली। अब इसमें बता रखा है कि बैंक अकाउंट की जो वैल्यू है फॉरन की, एज पर रूल निकाली तो 70 लाख आई। तो क्या होगा बताओ, बैंक अकाउंट की वैल्यू पूछी नहीं है वैसे, निकालते तो बताओ कितनी आती, 70 लाख माइनस करते जितना आपने न्यू में इन्वेस्ट किया। न्यू में कितना इन्वेस्ट किया था देखो 45, बैंक की वैल्यू आप कितनी लेते 25 लाख लेते। पूछता तो पूछा ही नहीं इन्होंने तो खाली न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू पूछी। व्हाट वुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अपार्टमेंट, तो अपने न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू निकाल दी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू बेचे वाली चाहिए निकाल दें। लेकिन मान लो बैंक अकाउंट की भी वैल्यू पूछता तो बैंक अकाउंट की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अपन को क्या करना पड़ता, आपने नया सेट कैसे खरीदा, बैंक से पैसा विड्रॉ करके खरीदा तो उसकी वैल्यू लिया। और जो पुराना वाला अपार्टमेंट था जो 10 लाख में खरीदा था 30 लाख में बेचा, इसकी वैल्यू लोगे क्या, नहीं, क्योंकि ये पैसा आपने बैंक में जमा करवा दिया तो डबल टैक्स हो जाएगा, तो इसको तो इग्नोर ही कर देंगे। पूरा केस लिया था अपन ने ऐसा, सेम टू सेम केस था। यहाँ तो इन्होंने खाली वैल्यू नए अपार्टमेंट की पूछी है, नहीं तो सेम टू सेम एग्जाम्पल था। बैंक की पूछता तो बैंक की निकालते 25 लाख, क्योंकि 70 लाख दे रखी है बैंक की वैल्यू, उसमें से जितना नए में इन्वेस्ट कर दिया लेस कर देते ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। ये था क्वेश्चन 3, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, टिक लगाओ। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। एक पर्सन है दीपक, इंडियन सिटीजन है, कैलिफोर्निया सेटल हो गया 2015 से। उससे पहले वो इंडिया में था, ठीक है। उसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कैलिफोर्निया में खरीदी 2009 में, मतलब जब वो रेजिडेंट था तब उसने खरीदी। 2015 में वो यूएस शिफ्ट हुआ, उससे पहले तो वो रेजिडेंट था इंडिया का। और 2009 में उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी जब वो रेजिडेंट था, $20,000 में खरीदी थी, ठीक है। और $10,000 का उसने बैंक डिपॉजिट भी किया था। $20,000 की प्रॉपर्टी खरीदी और $10,000 का बैंक डिपॉजिट कब किया 2010 में, तभी वो रेजिडेंट था। मतलब दोनों सेट ले लेंगे अपन, क्योंकि तब रेजिडेंट था, अब तो नॉन रेजिडेंट है, अब तो वो यूएस सेटल हो गया, ठीक है। अब आगे बता रखा है फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 1 अप्रैल की 25,000। 1 अप्रैल की दे रखी 25,000 दे रखी है, हाँ 25,000 यहाँ वैल्यू दे रखी है 1 अप्रैल की। तो वैल्यू क्या ले लोगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 और 25 बीच और 25 ले लोगे, ठीक है। 25 ले लेंगे अपन, देखो 25,000 वैल्यू ले ली अपन ने, ठीक है, ये ले ली। उसके बाद आगे बता रखा है और भी डेट की बता रखी है, लेकिन अपन को 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर की लेनी है अपन को, जिस ईयर में एओ को असेट पकड़ में आया, एओ के नोटिस में आया, उस ईयर की वैल्यू लेनी पड़ती है अपन को, उस ईयर की ले ली। तो जिस ईयर में नोटिस एओ ने दिया या एओ के पकड़ में आया उस ईयर की वैल्यू ले ली, उस ईयर के उस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब इसमें बता रखा है इस बैंक डिपॉजिट पे, बैंक डिपॉजिट तो $10,000 का था, लेकिन इस पे अक्रूड इंटरेस्ट हो रहा था, इंटरेस्ट की इनकम बता रखी है आपको, अक्रूड इंटरेस्ट होके बैंक डिपॉजिट की वैल्यू कितनी हो गई, इंटरेस्ट की। डिपॉजिट की वैल्यू नहीं बता रखी, डिपॉजिट तो 10,000 तक का था, उसके बाद आपने कोई डिपॉजिट नहीं करा, ये बता दी। अब आपको पूछा क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट। फॉरेन इनकम को इग्नोर करो, फॉरेन इनकम की बात ही नहीं हो रही, तो इंटरेस्ट को तो इग्नोर करो, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है फॉरेन की इनकम, बैंक डिपॉजिट में जो फॉरेन की इनकम हो रही है उसको इग्नोर करो, वो कुछ काम की नहीं है, उसको इग्नोर करो, बस आपको वैल्यू निकालनी है फॉरेन असेट की। तो अपन ने एक असेट तो ले लिया जो प्रॉपर्टी थी 20 और 25,000 करके, हायर वैल्यू कितनी आई 25,000 ले लिया, ठीक है। लिख के क्या करवाऊंगा मैं, यही देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लिखने का कोई सेंस नहीं है, जबकि मैंने बाकी क्वेश्चन तो आपको सब लिख के करवाए बाकी चैप्टर में। कभी आप सोचो यहाँ टिक लगवा रहा हूँ मैं, तो इसलिए करवा रहा हूँ, यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा, कुछ स्पेशल है ही नहीं यहाँ पे। इन क्वेश्चन को लिख के करवा के करेंगे क्या, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा तो है नहीं। आपको भी लिख के नहीं करना, यहीं टिक लगा लो, ऐसा नहीं करना कि आपको जो मैंने कॉपी बनवाई थी तो उसमें करना, उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपन ने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन डीटी वाला, इंटरनेशनल टैक्स वाले पार्ट के सारे बड़े बड़े क्वेश्चन टोटल सब कर लिए अपन ने। ये ब्लैक में नहीं है तो टैक्स ऑडिट में ऐसा कुछ था नहीं जो लिख के किया जा सकता है, ये ऐसे लिखने लायक है ही नहीं। ये क्वेश्चन फिर भी लिख के करना चाहते तो कर लेते, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है यहीं कर लेते हैं। अब इसमें एक्सचेंज रेट दे रखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है आपको $US में दे रखी है, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। आरबीआई की रेट दे रखी है अपन को, 1 अप्रैल की रेट देखो क्या दे रखी है 71 से कन्वर्ट कर देंगे, 71 की रेट लेंगे, 71 से देखो कन्वर्ट कर दिया, बस यही करना था। 2 असेट है फॉरेन असेट, एक तो आपका है प्रॉपर्टी और एक बैंक डिपॉजिट 10,000, दोनों को 71 से कन्वर्ट किया, ये रुपीज़ में वैल्यू आ गई और टोटल वैल्यू आ गई 24,85,000, ये वैल्यू आ गई, टिक लगा लो। फिर भी मन करे तो देख लेना एक बार। अब आप बोलोगे ये बैंक डिपॉजिट की वैल्यू तो बढ़ गई इंटरेस्ट से, तो अपन ने 10,000 ही क्यों लिए। मैंने बोला था बैंक डिपॉजिट की वैल्यू क्या लेनी है अपन को, जितना भी डिपॉजिट करवा रहे हो आप वो वैल्यू लेनी है। और यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है, इंटरेस्ट अभी आपको मिला नहीं है, डिपॉजिट नहीं हुआ उसमें, डिपॉजिट हो जाता तो अपन वैल्यू में ले लेते। और यहाँ फॉरेन असेट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कभी आप सोचो इंटरेस्ट की वैल्यू अपन अलग से निकाल लेते हैं, फॉरेन इनकम अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम करके, नहीं, पूछा ही फॉरेन असेट की वैल्यू है। हाँ ये हो जाता कि हाँ इंटरेस्ट मिल गया तो इंटरेस्ट भी डिपॉजिट हो गया बैंक में, ऐसा लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट भी बैंक में डिपॉजिट हो गया 2,000 का या 2,500 का,
तो फिर बैंक की वैल्यू अपन उसको अकॉर्डिंग कर देते कि 10,000 का डिपॉजिट तब हुआ और 2,000 का इंटरेस्ट और डिपॉजिट हो गया तो वैल्यू हो गई 12,000। लेकिन कोई डिपॉजिट नहीं हुआ, इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, बस अक्रूड इंटरेस्ट हो रखा है, डिपॉजिट नहीं हुआ, इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, मिला नहीं है अभी उसको, जो एसएससी है कौन दीपक, इसको मिला नहीं है, तो इसलिए इंटरेस्ट को इग्नोर किया। तो इसलिए बैंक की वैल्यू क्या ली अपन ने, 10,000 ली है, क्योंकि बैंक की वैल्यू में क्या लेते हैं, जितना भी डिपॉजिट हो गया टोटल, एक्चुअल में डिपॉजिट होना चाहिए वो लेते हैं, इसलिए कन्वर्ट कर दिया। 1 अप्रैल की डेट लेके 71 की रेट थी 1 अप्रैल की, कन्वर्ट करके निकाल दी वैल्यू, टिक लगाओ, काम खत्म इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन 5 छोटा सा क्वेश्चन है। मिस्टर हर्षित है, इंडिया में स्टे किया उसने करंट ईयर में काफ़ी कम दिन, तो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन उसने हाउस प्रॉपर्टी कंट्री ए में खरीदी थी सितंबर 2013 में 80 लाख की। 80 लाख में से 55 लाख का तो उसका असेस टू टैक्स था, मतलब वाइट मनी थी, और रिमेनिंग इनकम नोट असेस टू टैक्स, मतलब ब्लैक मनी थी। 80 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, कैसे किया, 55 लाख वाइट और बच गया 25 लाख ब्लैक, ये वो वाइट ब्लैक ब्लैक वाला केस है। और क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग वाला केस है, ठीक है। एओ के नोटिस करंट ईयर में आ गया, इसकी करंट ईयर में वैल्यू 120 लाख है, बताओ इसकी वैल्यू क्या लोगे, 120 लाख वैल्यू है, 120 लाख में वाइट वाला लेस करोगे, वाइट वाला कैसे लेस करोगे, 120 इन लाख टोटल वैल्यू है, वाइट वाला कितना था 55, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 80, ये लेस कर दोगे 82.50, 120 माइनस 82.50, 37.50 वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, आज की डेट को इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 120 लाख, परचेज किया था 80 में, 80 और 120 हायर, 120 वैल्यू आ गई। ब्लैक वाला इन्वेस्टमेंट कितना था, पूरा 80 नहीं था, 55 तो वाइट का था और 25 लाख का था ब्लैक का, तो 25 लाख का ब्लैक का था, टोटल 80 था, तो आ जाएगी वैल्यू 120 इंटू 25 डिवाइड बाई 80, ये आ गई 37.5। डायरेक्ट भी आ गई, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट निकाल दो, या एफएमवी में से वाइट वाला लेस कर दो। वाइट वाला कैसे, प्रपोर्शनेट करके लेस कर दो, वाइट वाला इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शनेट करके लेस कर दो, ये वैल्यू आ गई 37.5 लाख। टिक लगाओ, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 और देख लेते हैं, आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है ये, जो भी आरटीपी वगैरह आई होगी, तो आरटीपी के क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है, वैसे देख लेते क्या है क्वेश्चन। मिस्टर रोहित है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया आया था मार्च 13 को, और एक कंपनी का सीईओ बना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडियन कंपनी थी। इंडिया आ गया था मार्च 13 में, ध्यान देना कब आया था, मार्च 13 में, और फिर 1 अप्रैल 13 से लेकर के 31 मार्च 20 तक वो इंडिया रहा आराम से, 31 मार्च 20 तक, याद देना। और आगे बता रहा प्रायर टू दिस 2000 मई 2000 से लेकर के फरवरी 13 तक ही वॉज वर्किंग विथ रेड आईएनसी इन यूएसए, उससे पहले वो यूएसए था, मतलब फरवरी 2013 तक यूएसए था, मार्च 13 में इंडिया आया, और मार्च 13 से 31 मार्च 20 तक इंडिया था। इन अप्रैल 20 ही वेंट टू यूएसए, उसके बाद वो वापस यूएसए चला गया अप्रैल 20 में, और उसने वहाँ रेड आईएनसी ज्वाइन कर ली और परमानेंटली अब यूएसए का हो गया वो। उसके बाद वो हर 1 महीने इंडिया आता रहता था, बस 1 महीना, मतलब कोई खास नहीं है, कोई रेजिडेंट वगैरह नहीं बनेगा, परमानेंटली यूएसए का हो गया, एक तरीके से नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है। अब पता चला बाद में उसके कुछ अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में। उसने एक फॉरेन कंपनी के, यूएसए की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था 10 दिसंबर 2012 में। एक उसने अपार्टमेंट खरीदा था लंदन में 20 अप्रैल 15 में। इसके अलावा उसने एक फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया था 15 अप्रैल 20 में, मलेशिया की फैक्ट्री में। ये 3 उसके अनडिस्क्लोज इनकम और असेट वगैरह के बारे में पता चला। देखो इनकम असेट एक साथ ही लिख दिया इन्होंने, तो इनकम को इसी का पार्ट मान लिया, तो ये सब पता चला, शेयर्स, अपार्टमेंट और एक फैक्ट्री, ठीक है। आगे बता रखा उसने कमीशन की इनकम भी अर्न करी है। कमीशन की इनकम अर्न करता है वो फॉरेन बायर से अप्रैल 13 से मार्च 20 के बीच में। चलो ये इसकी इनकम वगैरह बता दी। अब एओ के नोटिस से करंट ईयर पता चल गया इसके बारे में कि उसने ये इनकम अर्न करी है और ये कुछ उसके असेट्स वगैरह हैं। उसको ब्लैक मनी का नोटिस गया, तो बताओ नोटिस इशू जो एओ ने किया वो टेनेबल है क्या? इन सभी असेट के लिए कर दिया एओ ने, बताओ टेनेबल है क्या? बताओ। देखो रोहित जो है पहले इंडिया के बाहर रहता था, मार्च 13 में इंडिया आया, मतलब अप टू, मैं क्वेश्चन ये यहाँ करता हूँ, अप टू प्रीवियस ईयर 13-14 जो रोहित है मार्च 13 में इंडिया आया ना, तो 12-13 मार्च 13
मतलब इंडिया प्रीवियस ईयर 12-13 में भी 1 महीना रहा, तो 12-13 तक क्या था रोहित बताओ? नॉन रेजिडेंट 12-13 तक। मार्च 13 में इंडिया आया तो मार्च 13 इंडिया रहा, चलो ठीक है, 12-13 में भी नॉन रेजिडेंट हो गया। उसके बाद इंडिया कब तक रहा वो? 1 अप्रैल 13 से लेकर के 31 मार्च 20 तक वो इंडिया रहा, और उसके बाद अप्रैल 20 में वो वापस यूएसए चला गया। फिर प्रीवियस ईयर 13-14 से लेकर के 31 मार्च 20 तक इंडिया रहा, तो मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 क्या रहा वो? इंडिया का रेजिडेंट, इंडिया में रहा पूरा, तो इंडिया का रेजिडेंट हो गया, ठीक है, ये भी इंडिया का रेजिडेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर 2021 1 अप्रैल 20 को वापस फौरन चला गया वो, 1 अप्रैल 20 को चला गया, तो 2021 में इंडिया में एक भी दिन नहीं रहा, तो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट टू करंट ईयर तक क्या है अब, नॉन रेजिडेंट। उसके बाद आया नहीं इंडिया, यूएसए शिफ्ट हो गया परमानेंट। ये है इसकी हालत रोहित की। पहले नॉन रेजिडेंट था, बीच में कुछ पीरियड के लिए रेजिडेंट हुआ, अब वापस नॉन रेजिडेंट। करंट ईयर में भी क्या है, जिस ईयर में पकड़ में आया वो ये हो गया, क्या है अभी? नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी। सबसे पहले यूएसए की कंपनी के शेयर्स कब के परचेज करे हुए हैं? 10 दिसंबर 12 के। प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया बताओ? 10 दिसंबर 12-13 के, 12-13 के। बताओ 12-13 में क्या था वो? अप टू प्रीवियस ईयर 12-13 वो नॉन रेजिडेंट था। करंट ईयर में भी नॉन रेजिडेंट और इस ईयर में भी नॉन रेजिडेंट। बताओ इस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के लिए उसको नोटिस भेजा जा सकता है क्या? नहीं। क्यों? अभी तो नॉन रेजिडेंट है ही, और 12-13 में भी क्या था वो? नॉन रेजिडेंट। तो ये शेयर्स यहाँ कवर नहीं होंगे, इन शेयर्स के लिए नोटिस नहीं जा सकता, ये शेयर्स टैक्सेबल नहीं होंगे ब्लैक मनी में। दूसरा, उसने अपार्टमेंट खरीदा लंदन में, कब? 20 अप्रैल 15। 20 अप्रैल 15 मतलब प्रीवियस ईयर 15-16 में। 15-16 में देखो क्या था वो? रेजिडेंट। 15-16 में तो रेजिडेंट था वो। बताओ नोटिस भेज सकते हैं कि हाँ, करंट ईयर में तो चलो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन 15-16 जब असेट उसने खरीदा तब वो क्या था? जब असेट खरीदा, जब इन्वेस्ट किया, तब क्या था? रेजिडेंट। रेजिडेंट था तो नोटिस भेज सकते हैं, इस बिल्डिंग के लिए नोटिस जा सकता है, इस अपार्टमेंट के लिए। तीसरा, एक फैक्ट्री खरीदी थी उसने मलेशिया में, एक फैक्ट्री, कब? 15 अप्रैल 2020। 15 अप्रैल 2020 मतलब प्रीवियस ईयर 2021। 2021 में देखो क्या था? 2021 में भी नॉन रेजिडेंट, करंट में भी नॉन रेजिडेंट, 2021 में भी नॉन रेजिडेंट था, क्योंकि इंडिया 1920 तक था वो, बस 31 मार्च 20 तक था इंडिया। 1 अप्रैल 20 को तो इंडिया छोड़ के चला गया था वो, तो 2021 में क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट बताओ उसको नोटिस भेजा जा सकता है क्या? नहीं। क्यों? करंट में भी नॉन रेजिडेंट, और जिस ईयर में उसने इन्वेस्टमेंट किया उस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में भी क्या है? नॉन रेजिडेंट। तो इसका भी नोटिस नहीं जा सकता, इसका भी नोटिस नहीं जा सकता। खाली लंदन का जो अपार्टमेंट है इसके लिए एओ क्या कर सकता है? नोटिस भेज सकता है। लंदन के अपार्टमेंट के लिए एओ नोटिस भेज सकता है, यही इसमें आंसर कर रखा है। तो लंदन वाले अपार्टमेंट के लिए जो नोटिस भेजा वो तो टेनेबल है, लेकिन बाकी जो 2 असेट हो रहे हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स और एक दूसरा क्या, फैक्ट्री, मलेशिया वाली फैक्ट्री, इनके लिए नोटिस टेनेबल नहीं है। एओ इनके लिए नोटिस नहीं भेज सकता। एओ ने तो सबके लिए भेज दिया, तीनों असेट के लिए भेज दिया एओ ने, तो इनके लिए एओ नोटिस भेजने के लिए टेनेबल नहीं। मैंने बताया था आपको, अच्छे से समझाया था। सबसे मेन चीज़ इस चैप्टर में वही है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, उसी का क्वेश्चन आता है इसमें। बस टिक लगा लो, क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। सबसे मेन चीज़ ही वो है, या तो एसएससी क्या हो, जिस ईयर में एओ को उसके असेट के बारे में पता चला, उस ईयर में अगर वो रेजिडेंट है, उस प्रीवियस ईयर में, मतलब एक तरीके से करंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट है, तो उसको नोटिस जाएगा ही जाएगा। फिर चाहे पहले था नहीं था, उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन मान लो करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं है, ये देगा हमेशा क्वेश्चन। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने, सब में यही था कि करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं है। जिस ईयर में एओ नोटिस भेज रहा है मतलब करंट ईयर का क्वेश्चन आएगा, तो करंट ईयर में रेजिडेंट नहीं है, पुराना देखना पड़ेगा। मतलब जब एसएससी ने असेट में इन्वेस्टमेंट किया तब रेजिडेंट था या नहीं था? रेजिडेंट था तो नोटिस जा सकता है, लेकिन तब भी नॉन रेजिडेंट था और करंट में भी नॉन रेजिडेंट, तो नहीं जा सकता, बस तो नहीं जा सकता। ये था ये क्वेश्चन 6, ये मैंने करवा दिया आपको, और ये चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट। एक बार ये क्वेश्चन देख लेना, इन्हीं टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें मेन वही रेजिडेंट वाला जो एसएससी है ना, वो है। एक तो एक टैक्स 30% की टैक्स रेट मेन है, और एक अपना 3 टाइम्स की पेनल्टी मेन है, बस। और बाकी इस चैप्टर में कुछ स्पेशल काम का नहीं है, छोटा सा चैप्टर था। अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लेना, कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।